प्रश्न है विटामिन के स्रोत क्या क्या होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से हम विटामिन ले सकते हैं, और विटामिन के कार्य बताना है, और इनकी कमी से होने वाले बीमारियों को समझाना है। सबसे पहले आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो माय डियर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि विटामिन क्या होता है, विटामिन के वर्गीकरण और विटामिन के कार्यों को लिखे। ठीक है, तो आज हम आपको बताते हैं, चलिए यहाँ पे डिटेल्स में। सबसे पहले समझिए विटामिन होते क्या हैं। माय डियर विटामिन जो होता है वह हमें हमारा शरीर बना नहीं पाता। ठीक है, तो विटामिन्स जो है हम भोजन से, खाद्य पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं, जैसे फल फूल हो गया, भोजन हो गया, ठीक है, खट्टे पदार्थ आंवला वगैरह हो गया। तो जिस प्रकार के जो भोजन लेंगे उसमें उस प्रकार का जो है आपके विटामिन्स पाए जाते हैं, और यह विटामिन हमारे शरीर के लिए वृद्धि विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। विटामिन्स के अभाव में हमारा शरीर जो है पूर्ण रूप से विकास और वृद्धि नहीं कर पाता है, तो इस कारण से यह बहुत सारे बीमारी को उत्पन्न भी कर देता है इसके कमी से। तो ये चीज़ समझिए, ये विटामिन होता है। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि विटामिन से क्या ऊर्जा देता है, तो नहीं, विटामिन कभी भी ऊर्जा नहीं देता। विटामिन से आपके शरीर के जो है क्या करता है, यह आपके शरीर में विकास करता है, वृद्धि करता है, ठीक है, कोशिकाओं को मरम्मत करता है, समझ गए। और यह विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है, और यह जो है एक कार्बनिक पदार्थ होता है। क्यों कार्बनिक पदार्थ क्यों होता है, क्योंकि इसमें विटामिन में कार्बन उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसे कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, विटामिन कार्बनिक पदार्थ है। सबसे पहले क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद होता है। ठीक है, जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं। जो विटामिन हमारा शरीर नहीं बनाता है, कहाँ उपस्थित होता है, तो प्राकृतिक में जो भी खाद्य पदार्थ मौजूद है उसमें जो है सूक्ष्म मात्रा में, मतलब बहुत कम मात्रा में जो है विटामिन मौजूद है। जैसे आप आंवला लेते हैं तो आंवला में विटामिन सी होता है, नींबू में विटामिन सी होता है, ठीक है, संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, अंडा में भी होता है, मछली में भी होता है, ठीक है, सूर्य की रोशनी से जो है हमें विटामिन मिलता है। तो बहुत जो है आपके यह महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि यह जो है खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, विटामिन स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जीवन, आपका लाइफ अगर हेल्दी चाहिए तो आपको विटामिन भरपूर मात्रा में जो है शरीर को चाहिए। किसी भी विटामिन की कमी होने पर स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। अगर आपके बॉडी में कोई भी विटामिन जितना हमें बॉडी को चाहिए अगर कम जाता है तो आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और जीवन पर जोखिम बढ़ जाता है, ठीक है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक पदार्थ है, जिसका अर्थ है कि इसमें कार्बन होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए कि विटामिन से कार्बनिक पदार्थ है, और यह कार्बनिक पदार्थ क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, और साथ में हम कार्बनिक जो हमारा विटामिन है, बॉडी हमारा शरीर विटामिन नहीं प्रोड्यूस करता है, नहीं बनाता है। यह विटामिन हम अलग अलग खाद्य पदार्थों के द्वारा अर्जित करते हैं अपने बॉडी के लिए। ठीक है, तो यही हमारा जैसे दाल हो गया, हरे साग सब्जी हो गया, फल फूल हो गया, इस सब में जो है सूक्ष्म मात्रा में विटामिन होते हैं, जिसके लेने से हमारे शरीर को विटामिन मिलता है, और यह विटामिन वृद्धि विकास में बहुत भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यही जो है हमारा विटामिन हो गया। चीज़ों को समझ गए, आगे देखिए। अब आपसे विटामिन का वर्गीकरण पूछेगा तो मैं यहीं पर बता देता हूँ। विटामिन का जो वर्गीकरण है यह दो आधार पर किया गया है। ठीक है, यहीं पर समझ लीजिए, विटामिन का वर्गीकरण दो आधार पर लिखिएगा। विटामिन के वर्गीकरण निम्नलिखित दो तरीकों से किया गया है। पहला वर्गीकरण है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा है वसा में घुलनशील बीमारी। ठीक है, सॉरी बीमारी नहीं, विटामिन। ठीक है, तो यहीं पर लिखिएगा आप लोग कि जब आपको वर्गीकरण करना हो तो लिखिएगा कि विटामिन का वर्गीकरण निम्नलिखित दो तरीकों से किया गया है। ए नंबर है वसा में घुलनशील, यानी फैट में, जो बॉडी के मोटापा में घुल जाता है, फैट में घुल जाता है तो उसे फैट सोलुबल कहते हैं, वसा में घुलनशील कहते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए, डी, ई, के। यह चार विटामिन वसा में घुलनशील होता है, ए, डी, ई, के। ठीक है, रही बात बी नंबर में जो होगा वह जल में घुलनशील होगा, मतलब वाटर सोलुबल विटामिन होगा। ठीक है, अब जो जल में घुलनशील विटामिन होगा वह विटामिन होता है आपके ए, डी, ई, के। यह चार विटामिन छोड़कर बाकी के जो भी विटामिन है सब के सब जो है जल में घुलनशील है, खासकर विटामिन बी के वर्ग समूह के और विटामिन सी। यह दो विटामिन आपके जल में घुलनशील है, और यह चार विटामिन आपके फैट में घुलनशील है। तो विटामिन बी में बहुत सारे ग्रुप है, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, ठीक है, B12, B9। तो ये सब बी के समूह है, ग्रुप है, और सी अपना अकेला है। तो नॉर्मली कहा जाए तो ये दो जो है जल में घुलनशील है। ठीक है,
तो यह हो गया वर्गीकरण। अब चलिए हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। ए नंबर में है वसा में घुलनशील फैट सोलुबल विटामिन। अब चलिए फैट सोलुबल विटामिन कौन कौन है, इसके कार्य, स्रोत और कमी से होने वाले रोगियों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए विटामिन ए है। विटामिन ए हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और विटामिन ए को हम लोग रासायनिक केमिकल नाम रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन H का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, हम सब बताएंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, इसका काम क्या है हमारे बॉडी में, तो सबसे पहले यह हमारे आँखों के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, इसके साथ साथ में हमें त्वचा के लिए, बालों के लिए, नाखून के लिए, ग्रंथि के लिए, दांत के लिए, मसूड़ा के लिए और हड्डियों के लिए भी जो है आवश्यक है। मेनली रूप से कहा जाए तो इसका काम जो है आँखों के जो है बहुत जो है पोषण देना, आँखों को जो है इसके कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी जिसे कहते हैं, और यह जो है इसके अलावा आँखों के अलावा त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़े, हड्डी, ये सब के लिए भी जो है ज़रूरी होता है। तो इसका कार्य ये हो गया। ठीक है, कहाँ कहाँ से ये ले सकते हैं आप, तो माय डियर देखिए, अब यह भोजन के रूप में विटामिन मिलता है। ठीक है, तो विटामिन सी एक ऐसा है जो आपको खट्टे पदार्थों से मिल जाता है। बाकी के जो भोजन है, सब भोजन में हल्का हल्का सभी विटामिन जो है मौजूद होता ही है, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा कोई विटामिन ज़्यादा होता है, लेकिन सभी खाद्य पदार्थों में थोड़ा न थोड़ा हर एक विटामिन मौजूद होता ही है, जो है सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी को छोड़कर। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, क्योंकि दूध में खट्टे पदार्थ रहेगा तो फट ही जाएगा, इसलिए विटामिन सी उसमें नहीं पाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अब दूध हो गया, मक्खन हो गया, मछली हो गया, यकृत के तेल हो गया, घी हो गया, अंडे हो गया, सफ़ेदी, आम, गाजर, पालक आदि जो है यह आपके विटामिन ए जो है ये सब में पाया जाता है। नॉर्मली कहा जाए तो जितने भी पौष्टिक भोजन पदार्थ है वह सब में जो है आपके विटामिन ए पाए जाते हैं। तो स्रोत में सब लिख दीजिएगा। ठीक है, खासकर गाजर जो है इसका बहुत बड़ा जो है स्रोत है। ठीक है, इसके कमी से होने वाला रोग होता है आँख से संबंधित रोग जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, जीरोसिस कॉर्निया हो जाएगा, क्रेटोमेलेसिया होगा। ठीक है, जीरोसिस कंजक्टिवाइटी हो जाएगा, बिटॉट स्पॉट होता है। तो ये सब कमी से होने वाला रोग है। ओके, समझ गए। चलिए, दूसरा है विटामिन डी है। अब ए हम लोग पढ़ लिए, अब विटामिन डी को हम लोग पढ़ेंगे। तो विटामिन डी को रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी से कैल्शियम मिलता है और इसी कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल बना है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब विटामिन डी का काम होता है कि यह हड्डियों को पोषण पहुंचाता है, हड्डियों को यह मजबूत करता है, यह हड्डियों को जो है क्या करता है, विकास करता है। ठीक है, और हड्डियों को जो है सक्रियता प्रदान करता है। ठीक है, और यही इसका जो है खास काम होता है विटामिन डी का। ठीक है, चलिए, विटामिन डी कहाँ से ले सकते हैं, तो विटामिन डी आप सूर्य के प्रकाश से ले सकते हैं, या नेचुरल में सबसे बड़ा मौजूद होता है। कॉड लीवर से आप प्राप्त कर सकते हैं, मछली से, अंडे का पीला भाग से, ठीक है, मशरूम से आदि से आप विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह विटामिन डी के स्रोत हो गया, इसको आप लोग लिख दीजिएगा। कमी से होने वाला रोग ज़्यादातर यह सूखा रोग जिसे हम लोग रिकेट्स कहते हैं, हड्डी का रोग होता है, ऑस्टोमेलेसिया, ऑस्टोपोरोसिस, हड्डी से संबंधित रोग जो है आपके विटामिन डी के कमी से होता है। समझ गए। आगे तीसरा है विटामिन ई, जिसे हम लोग टोकोफेरोल कहते हैं। ठीक है, विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरोल कहते हैं, और विटामिन ई का काम होता है कि यह मनुष्यों को और प्राणियों को समान प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। मतलब इसका मतलब होता है कि जो विटामिन ई है, विटामिन ई जो है यह प्रजनन करने के लिए बहुत आवश्यक है। इसके कमी से व्यक्ति के अंदर बांझपन आ जाता है। ठीक है, यह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी लड़ने में सहायक होता है। यह हृदय रोग को भी बचाता है। लाल रक्त कणों का ऑक्सीकरण कारकों के द्वारा विघटन को भी रोकता है। नॉर्मली जानिए कि यह बांझपन को रोकता है, प्रजनन दर को बढ़ाता है। ठीक है, और ये जो है कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी लड़ता है, और यह हृदय रोग के लिए भी जो है आवश्यक होता है। तो इसका कार्य यही है। कहाँ कहाँ से मिलता है, तो आपके अंकुरित अनाज जो होते हैं, जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, इसको भिगो दीजिए, और भिगो कर किसी में आप कपड़े में, सूती कॉटन के कपड़े में बांध देते हैं, तो उसमें से देखिएगा कि उसमें से जो है जम जाता है, अंकुरित हो जाता है वो। ठीक है, तो वो खाने पर आपको विटामिन ई मिलेगा। ठीक है, तेल, ठीक है, तेल में यह मौजूद होता है, सरसों के तेल में, मक्खन में, ठीक है, दूध में, इस सब में आपको जो है यह विटामिन ई जो है मौजूद होता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ जाइए। ठीक है, कमी से होने वाला रोग, अगर विटामिन ई कमी होता है तो कौन सा रोग होगा, प्रजनन क्षमता में कमी होगी, पेशिया मतलब मस्कुलर क्षीणता आ जाएगा, लाल रक्त कणों का विघटन होगा। तो कमी से होने वाला मुख्य रूप से जो रोग है, प्रजनन क्षमता में कमी आएगा, बांझपन जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है,
अब हमारे बीच में है आपके वसा में घुलनशील का आखिरी है वह है विटामिन के। विटामिन के जो होता है इसका कार्य है विटामिन के का रक्त थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि यह रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। यदि विटामिन के अधिक मात्रा में लिया जाए तो प्रोथ्रोम्बिन का स्तर बढ़ जाता है और कम लिया जाए तो कम जाता है। अगर विटामिन के का मात्रा अधिक लेंगे तो मतलब आपके ब्लड का जो क्लॉटिंग है वह ज़्यादा होने लगेगा, जो कि यह भी घातक हो सकता है, ठीक है। और अगर कम लीजिएगा तो ब्लड को क्लॉट बनेगा नहीं, तो फिर इस कंडीशन में भी यह घातक है। तो इस हिसाब से विटामिन के जो है आपके यही कार्य करता है, खासकर रक्त को थक्का बनाने के लिए। कहाँ कहाँ से यह जो है स्रोत मिल सकता है विटामिन के, तो हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए, अंकुरित गेहूं लीजिए, ठीक है। गेहूं को फुला भिगो कर उसे कपड़े में बांध दीजिए और जब एक दिन के बाद उसमें से अंकुरन हो जाएगा तो वो खाइए, ठीक है। सोयाबीन खाइए, फूल गोभी खाइए, गेहूं की भूसी, ठीक है, ये खाइए। और कमी से होने वाला रोग प्रोथ्रोम्बिन की कमी होता है, ठीक है। तो यह विटामिन के हुआ। विटामिन के आप समझ गए चीज़ों को, कहाँ कहाँ से मिलेगा, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, अंकुरित गेहूँ, सोयाबीन, फूल गोभी, गेहूँ की भूसी और ये सबसे मिलेगा। कमी से होने वाला रोग प्रोथ्रोम्बिन का कमी होना, जहाँ पे रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन का कम होना मतलब रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो यही स्रोत हो गया, ठीक है। कमी से रोग भी जान गए, विटामिन के का कार्य भी जान गए। तो यहाँ पे आपका जो फैट में सोलूबल विटामिन है वह होता है आपका समाप्त। यह 4 विटामिन आप याद रखिएगा, विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। ए, डी, ई, के जो है वह फैट में घुलनशील है, ओके। अब हम लोग चलते हैं जल में घुलनशील के तरफ। जल में घुलनशील का मतलब है कि यहाँ पे देखिए जल होगा, ए फैट दे दिया गया है टाइपिंग में, यहाँ पे वाटर होगा, ठीक है। वाटर में सोलूबल, फैट में सोलूबल तो पढ़ ही लिए हैं। वाटर सोलूबल मतलब जल में घुलनशील। जल में घुलनशील का मतलब है कि विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड इसे कहते हैं। अब हम लोग बी वाला में पढ़ेंगे। बी वाला में चूंकि हम लोग को पढ़ना है 6-7 जो है विटामिन के समूहों को पढ़ना है, बहुत सारा ग्रुप है विटामिन बी का, तो उसको हम लोग एक बार में एक सीरियल देख लेंगे। अभी विटामिन सी को करके हटा देते हैं, ठीक है। विटामिन सी हमारा जल में घुलनशील है। जैसे नींबू के रस को आप अगर जल में निचोड़ते हैं तो जल में मिल जाता है, अच्छे से पता भी नहीं चलता है। तो विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है। जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इसका रासायनिक नाम है। कार्य इसका क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है फेरिक आयरन का फेरस आयरन के रूप में अपघटन करता है और अवशोषण में मदद करता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह घावों को जल्दी भरता है और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है घावों को भरने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि यह जोड़ने वाला ऊतक है, इसीलिए यह मसूरों में भी जो है लाभदायक होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग में भी जो है यह लाभदायक होता है, जो हमारे मसूरों को भी यह भरता है और घावों को भी भरता है। तो इसका काम यही है, ठीक है। कहाँ कहाँ से मिलेगा माय डियर, तो आंवला से मिलेगा। जितने भी खट्टे पदार्थ है, आंवला, नींबू, ठीक है, पपीता जो है कि फूल गोभी, पत्ता, पालक, ये सबसे खट्टे पदार्थों में जो है आपके पाए जाते हैं विटामिन सी, ठीक है। कमी से होने वाला रोग शिशु में स्कर्वी, वयस्कों में भी सिकर्वी, ठीक है, ये होता है। समझ गए चीज़ों को, तो ये चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है, ओके। अब हम लोग चलते हैं विटामिन बी के ग्रुप में, ठीक है। विटामिन बी में पहला जो विटामिन है विटामिन B1 या B1 है, जिसे हम लोग थायमिन कहते हैं, ठीक है। थायमिन कहते हैं B1 को, ओके। B1 को बी भी कहते हैं। इसका कार्य है कि यह करता है तंत्रिकाओं को स्वस्थ स्थिति में बनाए रखने में सहायक होता है। इसका काम यही है कि यह जो है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में अहम भूमिका निभाती है और साथ में यह तंत्रिका मतलब नर्वस जो न्यूरॉन्स होता है उसको स्वस्थ रखने में भी यह सहायता करता है, ठीक है। तो विटामिन अगर किसी को मस्तिष्क में कार्य प्रणाली में दिक्कत होता है तो उसे विटामिन बी का ही गोली दिया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह न्यूरॉन को तंत्रिकाओं को जो है स्वस्थ करके रखता है, ठीक है। चलिए, स्रोत कहाँ से मिलेगा, तो सूखी ईस्ट जो होता है, चावल के जो ऊपर के भूसी पपड़ी होता है, ठीक है। उसके बाद तिलहन हो गया, मांस मछली, सब्जियाँ, फल, दूध, गेहूँ, अंकुरन, फलियाँ, ये जो है आपके हो जाते हैं स्रोत। देखिए, तो ये लगभग सभी में आ रहा है, ठीक है ना। कुछ ही चीज़ें हैं जो चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे चावल के पपड़ी आ गया, तिलहन आ गया और सूखी ईस्ट आ गया। बाकी ये सब तो सब में लिखा जा रहा है। तो हर एक विटामिन लगभग सभी भोज्य पदार्थ में रहता है। अब किसी में रहता है तो ज़्यादा रहता है, किसी में रहता है तो कम रहता है। जैसे विटामिन सी जो है और भी भोज्य पदार्थ से मिल जाएगा, बट जो आंवला हो गया, जो आपका नींबू हो गया, संतरा है, ये सब में ज़्यादा होता है क्योंकि ये सब प्योर खट्टा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को समझिए। तो ये हो गया कमी से होने वाला रोग। विटामिन B1 की कमी से बेरी, आर्द्र बेरी, शुष्क बेरी एवं शिशु बेरी होता है, ठीक है। आगे देखिए,
तीसरा है विटामिन B2। विटामिन B2 को हम लोग जो है राइबोफ्लोविन कहते हैं, ठीक है, राइबोफ्लोविन। इसका काम है कि यह कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के चयापचय में सहायक है, मतलब यह मेटाबॉलिज्म की क्रिया में भाग लेता है विटामिन B2, और कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इसको चयापचय में सहायक होता है। तो ये चीज़ को विटामिन B2 के बारे में याद रखिएगा। कहाँ से मिलेगा? तो वही चीज़ें हैं, सूखी इष्ट, अंडे, यकृत, दूध, मांस, संपूर्ण अनाज, दाल, तिलहन, परिष्कृत अनाज। मैं आपको अभी बता देता हूँ यहाँ पे कि विटामिन बी वाला एक याद कर लीजिए स्रोत को, और जितने भी विटामिन बी के ग्रुप वाला पढ़ाएंगे सब में आप जो है इसके स्रोत को लिख दीजिएगा, तो यह आपके हो जाएंगे सही। अब कमी से रोग, विटामिन B2 के कमी से जो रोग होता है वह चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, ठीक है, ग्लोसाइटिस, चिलोसिस, ठीक है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है। तो ये सब कमी से होने वाला रोग है। फिर से एक बार देखिए, विटामिन B2 के कमी से एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है, चिलोसिस होता है, ग्लोसाइटिस होता है, ठीक है। आगे देखिए, चौथा है विटामिन B3। विटामिन B3 का मतलब है माय डियर नियासिन या निकोटिन एसिड। नियासिन का मतलब होता है विटामिन B3, रासायनिक नाम है नियासिन। अब यह जो विटामिन B3 है यह त्वचा के लिए, आंतों के लिए और स्नायिक प्रणाली के लिए, स्नायिक प्रणाली मतलब न्यूरॉन सिस्टम के लिए जो है यह निकोटिन अम्ल जो है आवश्यक होता है। निकोटिक अम्ल जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के चयापचय के लिए भी आवश्यक है। तो देखिए विटामिन B3 जो है सबके थोड़ा थोड़ा फंक्शन चेंज है, बाकी स्रोत हो गया, फंक्शन हो गया, लगभग सबके समान होता है, ठीक है। खासकर यह न्यूरॉन्स के ऊपर जो है ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है, मस्तिष्क के ऊपर। तो यह विटामिन B जो ग्रुप वाला है बहुत जो है मस्तिष्क के लिए इम्पोर्टेंट होता है। देख लीजिए सब में है ना कि यह स्नायु प्रणाली मतलब न्यूरॉन सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। साथ में यह त्वचा और आंतों के लिए भी आवश्यक होता है। यह चयापचय के भी काम करता है। निकोटिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को चयापचय के लिए भी आवश्यक होता है, ठीक है। आगे देखिए कहाँ कहाँ से मिलता है, तो मिलने की बात है तो यह जो है वही सब चीज़ें हैं, सूखी इष्ट से दूध, मांस, मछली, मूंगफली, मक्का, अनाज, फलियाँ, अंडा, सब चीज़ से लिख दीजिएगा, ठीक है। स्रोत में यही चीज़ें हो जाएगा। बाकी कमी से होने वाले रोग में डर्मेटाइटिस त्वचा के रोग और डिमेंशिया मतलब मानसिक रोग होता है, ठीक है, विटामिन B3 के कमी से, ठीक है। आगे चलिए, विटामिन B6 है जिसे हम लोग पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B5 आगे हम लोग देखेंगे। विटामिन B6 जो है पायरिडॉक्सिन है और इसका काम है कि विटामिन B के एमिनो अम्ल, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के चयापचय हेतु आवश्यक है। यह तंत्रिकाओं को समान स्थिति में भी बनाए रखने में सहायक है। वही चीज़ें फिर से आया ना कि यह एमिनो एसिड, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के चयापचय हेतु आवश्यक है। साथ में यह न्यूरॉन यानी तंत्रिकाओं को नॉर्मल बनाए रखने में भी सहायक है। तो लगभग कार्य इसका सब में देख रहे हैं तो एक जैसे है, ठीक है, क्योंकि सब एक ही ग्रुप का है, बस नाम अलग अलग है, थोड़ा सा प्रभाव अलग अलग होगा, लेकिन स्रोत और कार्य लगभग सब में एक ही है। फिर से स्रोत की बात है, सूखी इष्ट, यकृत, दूध, मांस, अंडा, अनाज, फलियाँ, सब्जियां, गिरी, तिलहन आदि जो है इसका स्रोत है। सब में स्रोत और जो है कार्य लगभग समान है। तो आपको एक में किसी में अच्छे से पढ़ लेना है और सब में जो है लिख देना है, बस थोड़ा थोड़ा जो है चेंज कर करके सब में लिख देना है सेम चीज़ को। कमी से होने वाला रोग जो है देख लीजिए, आँख, नाक, मुँह के आसपास घाव होना। अब विटामिन B6 के कमी से देखिए खासकर जो है कमी से होने वाला जो रोग है यह आपका बदल सकता है, ठीक है। कमी से होने वाला रोग सब में अलग अलग होगा, बाकी कार्य और स्रोत सब में एक ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि नाक, आँख और मुंह के आसपास घाव होगा विटामिन B6 की कमी से। छठा है फॉलिक एसिड। अब विटामिन जो है 9 को हम लोग एक प्रकार से फॉलिक एसिड के अंतर्गत जो है लाते हैं, और फॉलिक एसिड भी जो है हमारा विटामिन B ग्रुप का ही है, विटामिन B समूह के ही है, ठीक है। इसका कार्य है कि यह लाल रक्त कणों की परिपक्वता के लिए जो है आवश्यक है, एवं यह जो है अस्थि मज्जा में रक्त निर्माण में सहायता होता है। इसीलिए देखते होइएगा कि लिखता है कि आयरन, फॉलिक एसिड, एनीमिया, ठीक है। तो पोषण में जो एनीमिया होता है आयरन की कमी से, फॉलिक अम्ल की कमी से, तो यह महत्वपूर्ण होता है। फॉलिक अम्ल की कमी से भी एनीमिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि फॉलिक अम्ल जो है हमें अस्थि मज्जा, बोन मैरो में रक्त के निर्माण में आवश्यक होता है, ठीक है। और अगर इस कंडीशन में विटामिन B जो है आपको अच्छे से नहीं मिलेगा, फॉलिक अम्ल अगर नहीं मिलेगा सही से, तो क्या होगा, ब्लड के निर्माण में सहायता नहीं करेगा और ब्लड कम होगा। यह लाल रक्त कणों को मैच्योर बनाता है, परिपक्व बनाता है, ठीक है।
इसका स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है? जई के आटा, ठीक है, सूखी मक्का, बाजरा, गेहूं, चना, ज्वार, पालक, आलू, सोयाबीन, चौलाई, सूखी ईस्ट, दूध, पत्ता गोभी, टमाटर, मूंगफली, ठीक है। बस खाना पीना में वही सब चीज़ें हैं, जितना हो सके लिख दीजिए, जहाँ जहाँ से अच्छा अच्छा चीज़ लगे सबको लिख दीजिए। विटामिन सब में जो है मौजूद होता ही है, थोड़ा ना बेसी, ठीक है। कमी से होने वाला रोग मेगाब्लास्टिक एनीमिया, फॉलिक अम्ल के कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सातवां है विटामिन B5। विटामिन B5 को हम लोग पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब ये होता है, इसका कार्य है यह ऑक्सीकरण में सहायता होता है, ठीक है, यह ऑक्सीडेशन में सहायता करता है, कोलेस्ट्रॉल का जैव संश्लेषण करता है, ठीक है, वसीय अम्लों के संश्लेषण एवं ऑक्सीकरण में सहायता होता है। तो अगर आपके शरीर में फैट बसा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो आप पेंटाथोनिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जो है आपके ऑक्सीकरण में करके संश्लेषण करके आपके अंदर फैट और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है। इसका स्रोत क्या है? आदि इसके स्रोत होते हैं, देख लीजिए, यकृत, संपूर्ण अनाज, गेहूं का अंकुरन, सूखी ईस्ट, दूध, मांस, मछली, सब्जियां, फलियां, गिरी, तिलहन आदि जो है इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। तो स्रोत में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस हल्का फल्का कार्य में चेंज हो रहा है और कमी से होने वाला रोग हो रहा है। जैसे विटामिन B5 यानी पेंटाथोनिक एसिड का जो कमी है, उससे जो है कमी से होने वाला रोग पैरों में जलन होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, विटामिन ए 8वां नंबर का है विटामिन B7 या इसी को विटामिन H भी कहते हैं, जिसे हम लोग बायोटीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो B7 याद रखिए या विटामिन H याद रखिए, ठीक है, नाम है बायोटीन। आगे है कार्य इसका है कि विटामिन जो है B7 कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के उपापचय में सहायक है। वही चीज़ें हैं, सब में वही आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वसा, प्रोटीन का उपापचय, मेटाबॉलिज्म करता है। यह त्वचा और तंत्रिकाओं को समान स्थिति में बनाए रखने में सहायक होता है एवं बायोटीन प्रायोगिक प्राणियों में समान गर्भधारण और दूध स्रवण के लिए भी आवश्यक है। बायोटीन जो है एक्सपेरिमेंटल रूप से प्राणियों में समान गर्भधारण और दूध के सिक्रेशन के लिए भी आवश्यक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। स्रोत क्या है? वही सब स्रोत है, यकृत, ठीक है ना, यकृत, सूखी हुई ईस्ट चावल, ठीक है ना, ऊपरी चावल के ऊपरी परत, मूंगफली, सोयाबीन, अंडे, फलियां, गाय का दूध, सब्जियां, फल आदि जो है आपके यह स्रोत होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ओके। और लास्ट वाला है हम लोग का विटामिन B12, जिसे साइनोकोबालामिन कहते हैं, ठीक है, बहुत प्रचलित है ये। कार्य होता है विटामिन B12 लाल रक्त, यहाँ पे B12 कर लीजिएगा। विटामिन B12 लाल रक्त कणों की परिपक्वता में सहायता, मतलब यह RBC के जो है मैच्योर करता है, उसे मैच्योर करने में सहायता करता है। यह मज्जा तंतुओं पर प्रतिक्रिया करता है, मतलब यह जो बोन मैरो है उस पर प्रतिक्रिया करता है अपना, और सफ़ेद रक्त कोशिका WBC तथा रक्त कणिकाएं बनाने में सहायता होता है। यानी विटामिन B12 जो है यह रक्त कोशिकाओं बनाने में, WBC का निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से विटामिन B12 मिल सकता है? तो यकृत, ठीक है ना, यकृत, मांस, मछली, अंडा, गाय का दूध, भैंस का दूध आदि से विटामिन B12 मिल सकता है, ठीक है। और कमी से होने वाले रोग में एनीमिया जो है आपके बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमारा जो है प्रश्न यहाँ पे हो गया समाप्त। हमने विटामिन के वर्गीकरण, उसके कार्य, उसके स्रोत को मैंने आपको सामने रख दिया। अगर आपसे एग्जाम में पूछे विटामिन क्या है, विटामिन का वर्गीकरण बताए, कमी से होने वाला रोग और जो है कार्यों को लिखे तो आराम से लिख दीजिएगा। अब ये प्रश्न को हिंदी इंग्लिश में दोनों में दे रखे हैं, नीचे टोटल ऊपर जितना पढ़ा है सबका इंग्लिश नीचे दिया गया है। तो जो भी इंग्लिश वाले हैं PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। बाकी मैं डियर बता दूं आप लोग को, यहाँ पे जो भी माय डियर है 2 बार इसको पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। आपको लगता होगा कि सब में तो एक ही चीज़ें दिया गया है स्रोत में, तो बिल्कुल भोजन जो हम दैनिक करते हैं सब में कुछ ना कुछ विटामिन होता ही है। तो जो भी आपके मन में आ जाए उसको लिख दीजिएगा, अंडा, दूध, मछली, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि विटामिन C जो है दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन C वाला स्रोत में दूध मत लिखिएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, सब में हम अलग अलग पढ़ा दिए हैं, आप एक आध बार पढ़िएगा तो ध्यान में आ जाएगा, ठीक ना हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझिए PEM होता क्या है। PEM का फुल फॉर्म होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के मतलब होता है कुपोषण। प्रोटीन मतलब जानते हैं, प्रोटीन, एनर्जी मतलब ऊर्जा, जानते हैं, ठीक है।
प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बच्चों में कुपोषण का एक प्रमुख जो है प्रकार है। आप लोग ध्यान से समझिएगा कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बच्चों में होने वाला एक कुपोषण से संबंधित जो है प्रमुख जो है बीमारी है, ठीक है। तथा यह भोजन में प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमी से उत्पन्न डिफिशियंसी डिजीज है। तथा जो बच्चे को भोजन में उपयुक्त आहार नहीं ले पाता है, अब उपयुक्त आहार नहीं लेने से उसके भोजन में प्रोटीन का कमी होता है तथा ऊर्जा की भारी कमी होता है, जिसके कारण उसे जो है क्या होता है, PEM हो सकता है। उसको जो है बच्चे में ये रोग डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है। डिफिशियंसी डिजीज का मतलब होता है कि उसका क्षमता जो है कमज़ोर हो जाता है, बच्चा जो है कुपोषित हो जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली PEM देखा जाए तो PEM जो है आपको चाहे वो प्रोटीन हो या फिर ऊर्जा हो, दोनों को सम्मिलित रूप से होने वाले भोजन में कमी से जो कुपोषण होता है, जो भारी कमी होता है, उसी को हम लोग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये तो हम लोग समझ गए कि यह एक डिफिशियंसी रोग है, समझ गए। तो अब यहाँ पे देखिए, ये आप लोग PEM से कौन कौन प्रभावित होता है। तो माय डियर, प्रभावित होने वाला जो उम्र होता है 1 से 5 वर्ष के आयु के बच्चे ज़्यादा जो है PEM से प्रभावित होते हैं। PEM के मतलब समझ रहे हैं ना, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। कारण क्या होते हैं? तो माय डियर, इसके मुख्यतः 2 कारण होते हैं PEM के। एक होगा कि प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या दोनों की कमी। पहला होगा कि प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या दोनों की कमी होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है भोजन में प्रोटीन की कमी तथा कार्बोहाइड्रेट की अधिकता। मान गए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, यह जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ज़्यादा जो है फैट को क्या करता है, स्टोर करता है। तो इससे जो है क्या होगा, पेट उट निकल जाएगा, शरीर का हड्डी उड्डी जो है कमज़ोर हो जाता है, ठीक है ना। तो एक इसका कारण ये होता है कि भोजन में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी, पहला, ठीक है। दूसरा कारण होता है कि भोजन में प्रोटीन की कमी तथा कार्बोहाइड्रेट की अधिकता। एक में होगा जो दोनों में कमी होगा, और दूसरा जो कारण होगा उसमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाएगी। तो ये जो है कारण बनते हैं, समझ गए चीज़ों को। तो ये आपका 2 कारण होता है, समझ गए। ये PEM के कारण है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कारण है। अब माय डियर, ये PEM जो हम देख रहे हैं, यह कितने प्रकार इसमें शामिल होते हैं? तो प्रोटीन एनर्जी कैलोरी कुपोषण के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी को 2 जो है स्वरूप है, कौन कौन? एक क्वास्क्योर है और एक मरासमस है। ध्यान रखिएगा, एक क्वास्क्योर है और एक मरासमस है। अब देखिए, आपसे एग्जाम में सीधा 5 नंबर में मान गए मरासमस या क्वास्क्योर ही पूछ सकता है, तो इसीलिए हम इसको डिटेल में बता भी रहे हैं कि क्वास्क्योर क्या होता है, इसमें क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, इसका क्या उपचार आप करेंगे। उसी प्रकार से मरासमस को भी देखेंगे, दोनों का अच्छे से डिटेल में भी देखेंगे। तो अगर आपसे सीधा PEM पूछे फिर भी आपको टोटल लिखना है, और अगर सिर्फ क्वास्क्योर और मरासमस पूछ ले तो इसके लिए भी नीचे जो हम बता रहे हैं उसको आपको लिखना है, ठीक है। देखिए, मरासमस क्या होता है माय डियर, मरासमस के मतलब होता है कि यह भोजन में वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट तीनों तत्वों की कमी से उत्पन्न होता है। इसमें 1 वर्ष से कम आयु के शिशु जो है प्रभावित होते हैं। सबसे पहले आपको समझना है, मरासमस एक ऐसा जो है आहार से संबंधित ही रोग है, जो आपके आहार में, भोजन में अगर वसा की कमी है, प्रोटीन का कमी है, कार्बोहाइड्रेट का कमी है, इस तीनों को जो है कमी होता है, तीनों तत्वों का, तो फिर जो है यह बच्चे में उत्पन्न होने वाला एक जो है आहारीय रोग है, जो 1 वर्ष से कम आयु के शिशु को प्रभावित करता है। तो एक चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मरासमस क्या है। मरासमस जो है एक प्रकार से कहा जाए तो भोजन में सभी प्रकार के खनिज तत्वों को जो है कमी से होने वाला एक रोग है, ठीक है, जिसमें मरासमस में सभी प्रकार के खनिज तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो उसमें कमी होने से जो है मरासमस होता है, और यह ज़्यादातर जो है 1 वर्ष से कम आयु के शिशु को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग। लक्षण में क्या देखेंगे, अगर किसी को मरासमस होता है तो उसको आप लक्षण क्या क्या होंगे। तो माय डियर, अगर किसी को मरासमस हो जाता है तो इसके अंदर के लक्षण जो होंगे देख लीजिए।
मांसपेशीय क्षति मतलब वेस्टिंग ऑफ मसल्स, उसके मांसपेशी में क्षति होने लगेगा। त्वचा का हड्डियों से चिपक जाना, त्वचा जो है हड्डी से चिपक जाएगा, हड्डी दिखने लगेगा। आंखें धंस जाएगा, चेहरा पतला और झुर्रीदार हो जाएगा, हाथ पांव पतले हो जाएंगे। पसलियाँ उभरता मतलब जो पाइजन है, जो पसलियाँ है उभरा हुआ दिखाई देगा। शारीरिक तथा मानसिक विकास रुक जाएगा। ठीक है, तो आपको एक समझना पड़ेगा कि कोई बच्चा अगर मरासमस से ग्रसित होता है तो उसको भोजन में कहीं ना कहीं प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ये सब का कमी है। और जब सब चीज़ों का कमी भोजन में सम्मिलित रूप से हो जाता है तो वैसे बच्चों में क्या होता है, मरासमस रोग होता है। अब जैसे ही मरासमस होगा तो आप सीधा समझिए कि भोजन में आप जो है जो जो चीज़ें हमारे शरीर को वृद्धि और विकास के लिए चाहिए, जो जो तत्व खनिज वो हम नहीं ले पा रहे, हमें नहीं मिल पा रहा है, तो ऑटोमेटिक है हमारा शरीर कमज़ोर हो ही जाएगा। तो उसमें जो है मांसपेशी क्षति होगा। ठीक है, शरीर कमज़ोर होने से आपके क्या होंगे, मसल्स बेस्ट होंगे, त्वचा जो है हड्डी से चिपक जाएंगे। चूँकि आप लोग देखते होइएगा बच्चा जो कुपोषित होता है तो उसका हड्डी देखिएगा बाहर की तरफ निकल जाता है, तो वही जो है त्वचा से चिपका हुआ हड्डी रहता है। ठीक है ना, देखिएगा आंखें धंस जाएगा, चेहरा जो है पतला हो जाएगा, त्वचा उसका झुर्रीदार हो जाएगा, हाथ पांव भी पतले पतले हो जाते हैं। ठीक है, पसलियाँ उभर जाएगा। ठीक है ना, और शारीरिक तथा मानसिक विकास जो है बच्चे का रुक जाता है। तो ये सब जो है मरासमस से होने वाला लक्षण है। ठीक है, तो ये चीज़ों को समझ गए। अब देखिए क्वास्कियोर के ऊपर जाने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर मान गए मरासमस के बारे में हमसे 5 नंबर में सिर्फ मरासमस के बारे में पूछ लिया तो डिफिनीशन लक्षण तो हम लोग देख ही लिए। अब इसके कारण आप लोग लिखिएगा। आप समझिए कोई बच्चा का जो है भोजन में सभी चीज़ें नहीं मिल पा रहा है, आवश्यक खनिज तत्व जो चाहिए नहीं मिल पा रहा है, तो कारण में क्या होगा, कारण में आपको लिखना है या तो गरीबी होगा, ठीक है, या अशिक्षा होगा, ठीक है ना, या कमज़ोर आर्थिक स्थिति होगा, समझ गए, या भोजन के प्रति बच्चे का अनिच्छा प्रकट कर सकता है। ठीक है ना, तो तमाम तरीके के कारण जो है आप इसमें लिख सकते हैं जिसके कारण बच्चे को आवश्यक जो खनिज तत्व है नहीं मिल पा रहा है, तो कारण लिख दीजिएगा। कारण के बाद आप लोग जो है नर्सिंग प्रबंध बता दीजिएगा। अब ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों वाले के लिए मैं बता रहा हूँ। लक्षण तक तो हम बता ही दिए, परिभाषा लक्षण तो बता ही दिए। कारण में आप समझिए कि किसी बच्चा को भोजन में उसके पोषक तत्व क्यों नहीं मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो असमर्थ होगा, घर से असमर्थ होगा, वह खुद से भोजन लेने में भी असमर्थ होगा। ठीक है, या उसके घर में बेरोजगारी हो सकता है, उसके घर में जो है हो सकता है आर्थिक स्थिति सही नहीं हो, इस कारण से जो है भोजन अच्छा नहीं मिल पा रहा है उसे। ठीक है ना, तो बहुत ऐसे जो है अन्य बीमारियों से जूझना भी हो सकता है, तो अन्य प्रकार के चीज़ें हो सकता है, तो ये सब आप कारण में लिखिएगा। एंड प्रबंध में नर्स क्या क्या जो है चीज़ें करेगी बच्चे के लिए ताकि उससे जो है सब चीज़ मिल सके आवश्यक मात्रा में। ठीक है, और ये सब जो है नर्स के द्वारा कर कर उसको जो है ठीक किया जाता है, प्रबंध किया जाता है। तो यही आपका मरासमस की इतना क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, दूसरा है वो है हमारा क्वास्कियोर। क्वास्कियोर का भी आपसे पूछ सकता है अलग 5 नंबर में। देख लीजिए, यह बच्चों को स्तनपान छुड़ाने के उपरांत दिए जा रहे विनिंग फूड में प्रोटीन की कमी से होता है। मानिए जो बच्चा है, ठीक है, बच्चा जो स्तनपान छुड़ाने के मतलब होता है कि माय डियर जैसे कोई बच्चा स्तनपान छोड़ दिया है, अब उसे हम भोजन दे रहे हैं, नॉर्मल भोजन कर रहा है, तो उस भोजन में अगर प्रोटीन की कमी अगर बच्चे को हो जाएगा तो उससे क्वास्कियोर रोग होता है। ठीक है ना, प्रोटीन की कमी से जो है बच्चे में क्या होता है, क्वास्कियोर रोग होता है। ठीक है, ये चीज़ों को समझ लीजिए। यह आप बच्चे को भोजन में काफ़ी मात्रा में जो है कम प्रोटीन मिलने के कारण होता है। ठीक है ना, अब इसमें अगर कोई बच्चा का प्रोटीन की कमी होता है यानी क्वास्कियोर होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण जो है दिखाई देते हैं, चलिए देख लीजिए। लक्षण है भार में कमी होगा, जैसे ही प्रोटीन में कमी होगा अंडरवेट होने लगेगा, भार में कमी आएगा, उसका पेट जो है उभरा हुआ दिखाई देगा, प्रोट्रडिंग देख लीजिए, प्रोट्रडिंग बेली, ठीक है, उभरा हुआ पेट हो जाएगा, भार में कमी होगा, हिपेटोमेगली मतलब लीवर का बढ़ा हुआ, ठीक है ना, ये होगा। एनीमिया के लक्षण होंगे, ठीक है ना, एनीमिया के लक्षण होंगे मतलब ब्लड के कमी होगा, बच्चे को भूख नहीं लगेगा, पाँव में सूजन हो सकता है, बाल का रंग लाल पड़ना मतलब बाल भूरा होने लगेगा, बार बार दस्त होने लगेगा, वृद्धि रुक जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा प्रोटीन की कमी से होता है, तो प्रोटीन बेसिकली हमारे शरीर के लिए वृद्धि और विकास के लिए बहुत जो है आवश्यक है। तो अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, शरीर का विकास रुक जाएगा, बार बार दस्त होगा,
वृद्धि रुक जाएगा, बाल लाल पड़ने लगेगा, पाँवों में सूजन होगा, भूख नहीं लगेगा, एनीमिया के लक्षण होंगे, हिपेटोमेगली मतलब लीवर का सूजन हो जाएगा, लीवर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, भार में कमी आ जाएगा, पेट जो है उभरा हुआ दिखाई देगा। अक्सर आप लोग देखते होइएगा कि कुछ बच्चे गांव में देखते होइएगा कि उसका हाथ पैर एकदम सूख जाएगा और पेट निकल जाएगा और उसका मुंह जो है छोटा एकदम पतला हो जाएगा, गर्दन से एकदम पतला हो जाएगा और उसके शरीर में संपूर्ण रूप से जो है पूरा के पूरा पेट ही दिखाई देगा और नहीं तो सर ही दिखाई देगा, बाकी सब चीज़ जो है एकदम पतला पतला हो गया रहेगा। तो कहीं ना कहीं उसे मरासमस और क्वास्कियोर में से ही कोई रोग जो है समझ गए ना चीज़ों को। तो ये जो है, और बच्चे में लीवर भी बढ़ जाता है, देखते होइएगा जिस बच्चे का लीवर बढ़ जाता है तो उसका पेट बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा दिखाई देता है, शरीर हाथ पतला पतला हो जाता है, ठीक है ना, वृद्धि बच्चे का रुक जाता है। तो वह नॉर्मली बच्चे में ही होता है और क्वास्कियोर रोग से यह जो है नॉर्मली 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब इसका उपचार माय डियर कैसे करेंगे देख लीजिए। इसका उपचार जो है प्रोटीन और कैलोरी कुपोषण का उपचार बच्चों को भोजन में अधिक प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करना चाहिए। देखिए, जो बच्चे का अगर लगे आपको कि इसे मरासमस है तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है आपको पता होना चाहिए कि भोजन में सभी चीज़ें जो है आवश्यक मात्रा में होनी चाहिए, तब जाके मरासमस जो है दूर होगा। तो उसके लिए आपको भोजन में क्या क्या देंगे जिससे जो है उसे हर एक खनिज तत्व आवश्यक मात्रा में मिल जाए, तो वो जो है प्रबंध होगा। एंड क्वास्कियोर के लिए बेसिकली प्रोटीन वाला जो भोजन होगा उसको जो है देने का कोशिश करेंगे बच्चे को, जिससे उससे क्या होगा कि क्वास्कियोर रोग समाप्त होगा, उसका लीवर जो बढ़ सकता है वो कम जाएगा, पेट जो है उसका अंदर जाएगा, शरीर उसका ठीक होगा। तो इस प्रकार से जो है मैं आपको ये सब हम देख रहे थे PEM के अंदर, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर। लेकिन आपसे अगर पूछ दे कि भाई बताइए मरासमस क्या है, क्वास्कियोर क्या है, तो आप इसको अलग अलग जो मैंने टाइप्स बताया इसको आपको अलग अलग अगर पूछेगा एक एक करके तो वहाँ भी आप लिख दीजिएगा, डिफिनीसन लक्षण बता ही दिए। और बाकी रह गया कारण और उपचार। तो कारण जानते हैं, ये भोजन में कमी से होने वाला यह रोग है, तो भोजन में आप कैसे कैसे इसको दूर कर सकते हैं, क्या क्या जो है शिक्षा देंगे जिससे जो है प्रेरित हो कि हाँ अच्छा भोजन लेना है, बच्चे को अच्छा देना है, ठीक है ना। तो ये सब आप एज ए नर्स लिखेंगे उपचार में, ठीक है ना। तो उपचार में नर्सिंग प्रबंध लिख देंगे और आपका जो है समाप्त हो जाएगा। समझ गए चीज़ों को। तो ये है, देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे फिगर में देख लीजिए, जैसे ये आपका क्वास्कियोर है तो अभी ऊपर आप देखे हैं कि क्वास्कियोर में पेट निकल जाता है, लीवर बढ़ जाता है, ठीक है, सूजन हो जाता है पैर में, ठीक है ना। उसके बाद जो है मून फेस हो जाता है, फेस जो है इसका क्या हो जाता है मून टाइप से हो जाता है, मतलब गोला हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब होते हैं। एंड जो है ये जो रिप्स है ये आपका धंस जाते हैं अंदर, जबकि इसमें रिप्स जो है निकल जाते हैं, ठीक है। पेट पर कोई फैट नहीं होता है, पेट अंदर धंस जाता है मरासमस में, ठीक है। देख सकते हैं फेस पतला हो गया है, ठीक है ना, बाल भूरा होने लगता है, ठीक है। सूजन यहाँ भी जो है, यहाँ जो है बेसिकली सूजन नहीं होता है, यहाँ पे एकदम सब चीज़ पतला पतला हो जाता है, यहाँ पे सब चीज़ जो है मोटा मोटा हो जाता है, ठीक है ना, सूजन वगैरह होने के कारण। तो यही जो है क्वास्कियोर है, ये मरासमस है। आप फिगर से भी देख लीजिए, डिफरेंस बता सकते हैं फिगर से भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया मरासमस और क्वास्कियोर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पढ़ना है आप सभी को पता है, समझ गए। अब वहाँ पे पूर्ण जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूछ देता है, कभी कभी जो है 0 से 5 वर्ष के लिए ही पूछता है, कभी कभी जो है 16 वर्ष तक के पूछेगा, यानी कंप्लीट पूछेगा, समझ गए। कभी कभी पूछता है 0 से 1 वर्ष का। तो इस हिसाब से जैसे भी पूछे मैं आपको आज कंप्लीट पढ़ा दूंगा, जहाँ से पूछे वहाँ से लिखना शुरू कर दीजिएगा, समझ गए। अगर कंप्लीट पूछे तो आपको इसमें प्रेग्नेंट वोमेन सबके लिए लिखना पड़ेगा। अगर आपको बच्चे के लिए पूछे 0 से तो जन्म से शुरू करना है, समझ गए। तो ये चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं बता दिया कि फर्स्ट ईयर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में है, समझ गए। देख लीजिएगा आप लोग, बहुत बार पूछा जाता है। सेकेंड ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आपसे पूछेगा, समझ गए। ये प्रश्न जो है चाइल्ड हेल्थ में आपसे पूछा जाएगा। और मैं बात करूँ यहाँ पे, यह जो है आपके चाइल्ड हेल्थ में पूछा जाएगा सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर की बात किया जाए तो ही है CHN2 में, समझ गए ना। CHN2 मीन्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2, जो कि थर्ड ईयर में है, उसमें यह प्रश्न पूछेगा। अब जो लोग इग्नोर कीजिएगा उनको समझिए कि अगर एग्जाम में पूछ देगा तो 10 नंबर आपसे नहीं बनेगा। बिना समझे हुए ये प्रश्न बन ही नहीं सकता है, गलत करके आइएगा। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, आप लोग इसको जो है अच्छे से समझ लीजिए और एग्ज़ाम आए तो वहाँ पे बना दीजिएगा। बड़ी आसान है, यह शेड्यूल कुछ भारी नहीं है। ये चार्ट आपको जो दिख रहा है ना, कुछ चीज़ों को समझ लीजिएगा तो बड़ी ही आसानी है। कैसे, चलिए बताते हैं।
ध्यान से एक एक करके आप लोग समझिएगा, ठीक है ना, तो आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। प्लस इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेज रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। चलिए करते हैं हम यहाँ पे शुरू। सब लोग देखिएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, क्यों टाइम गंवाना है। एक ही वीडियो में अगर तीनों का प्रश्न आ रहा है, तीनों ईयर का, तो क्यों नहीं एक ही वीडियो कर दे, उसमें बता दे कि हाँ ये तीनों ईयर के लिए है। तो आप लोग पढ़िए, PDF डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। अब माय डियर यहाँ पे देख लीजिए, हमारे सामने जो है राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी है। स्पष्ट रूप से यहाँ पे चीज़ों को आप लोग समझिए। क्या समझना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यह राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी है हमारा, कंप्लीट वाला पढ़ाने जा रहे हैं ताकि कोई भी पूछ ले तो आप उसको छांट के आराम से बना ले। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, एक आपको जो है क्या बनाना है, सारणी बनाना है। देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, इस प्रकार से आपको चार्ट तैयार करना पड़ेगा। चार्ट में ये ध्यान रखना है कि आपको ऊपर में उम्र लिखना है, टीके का नाम लिखना है, मात्रा डोज लिखना है, समझ गए, रूट लिखना है, समझ गए, और बीमारी से बचाव के नाम लिखना है। तो देख लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, खड़ी हुई लाइन यानी जो कॉलम है वह आपको 5 कॉलम बनाना पड़ेगा, ऐसे वाला, समझ गए, ऐसे वाला 5 कॉलम बनाना पड़ेगा। एक पेज में बना लीजिएगा, समझ गए। अगर ये पूछ देगा बनाने के लिए तो एक पेज में यही बना दीजिएगा, खड़ी हुई लाइन 5 लाइन बना दीजिएगा, समझ गए, और ये 5 लाइन बना दीजिएगा। और इसी 5 लाइन में जो है आपको ऊपर में उम्र, टीके का नाम, मात्रा, सबसे पहले क्या लिखना है, उम्र लिखना है कि कब दिया जाएगा, किस समय दिया जाएगा, ठीक है, उम्र हो जाएगा। कौन सा टीका दिया जाएगा, टीके का नाम यहाँ पे लिखेंगे, टीके के अब नाम लिख देंगे कि भाई वह कितना मात्रा, डोज कितना दिया जाएगा, डोज लिखा जाएगा। अब डोज के बाद जो है कौन से जगह पर देंगे, जगह का नाम लिखना है, और यह किस बीमारी से बचाएगा उसका नाम इधर लिखेंगे। तो यही 5 होता है। क्या लिखेंगे, उम्र लिखेंगे ऊपर में, सबसे पहले टीके, कौन सा टीका दिया जाना है उसका नाम रहेगा, उसका मात्रा डोज रहेगा, उसका जगह मार्ग रहेगा, किस मार्ग से देंगे, और बीमारी होने वाले जो है इससे बचाव होगा उसका नाम रहेगा। तो ये 5 आपको पहले ध्यान में रखना है, ठीक है। अब शुरू होगा आपका टीकाकरण का बनावट। ओके, तो ये चीज़ समझ गए। अब सबसे पहली बात आता है माय डियर कि कंप्लीट टीकाकरण सारणी आप बनाइएगा ना, तो वहाँ पे आपको गर्भवती महिला के लिए पहले लिखना पड़ता है, समझ गए, क्योंकि ये जो सारणी है, कंप्लीट सारणी आपका जो होता है उसमें प्रेग्नेंट वोमेन के लिए भी रहता है, समझ गए, दूसरा आपके शिशु के लिए रहता है, और तीसरा आपके बच्चे के लिए रहता है। ये तीनों मिला के जो है आपको, और किशोर अवस्था में भी जो है 16 वर्ष की उम्र पर भी पड़ता है। तो इस हिसाब से आपका ये चारों का मिला दीजिएगा ना, तो जाके यह कंप्लीट आपका बन जाता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, समझ गए। चलिए अब आपको सबसे पहले ये जब आप हेडिंग बना लीजिएगा तो बड़ी आसान हो जाएगा। हेडिंग बना लीजिएगा तो अब आपको नीचा में क्या मारना है, गर्भवती महिला के लिए। अब कंप्लीट शेड्यूल में सबसे पहले गर्भवती महिला होगा, क्योंकि सबसे पहले तो गर्भहीन है ना, उसके बाद में बच्चा आएगा। तो पहले गर्भवती महिला के लिए जो है आपको ऐसे तो 3 जो है पड़ता है टिटनेस का, लेकिन कम से कम 2 जरूर पड़ता है, समझ गए। पहला होता है गर्भ के शुरुआत में ही, जैसे गर्भ के स्टार्टिंग में ही, समझ गए, पहला जो टिटनस का टीका होता है, टीटी का मतलब होता है टिटनस टॉक्साइड, समझ गए, टिटनस टॉक्साइड। ये जो आपका होता है, यह जो है टिटनस टॉक्साइड है ना यहाँ पे, यह जो है आपके TT1 होता है, जो स्टार्टिंग में ही प्रेगनेंसी के दिया जाता है, समझ गए। इसका जो मात्रा होता है 0.5 ml होता है। कहाँ दिया जाता है, मांस में, IM में दिया जाता है। और टीटी का यह टीका टीटी रोग से भी बचाता है, टिटनस रोग से बचाता है, समझ गए, क्योंकि इस समय महिलाओं में टिटनस होने का खतरा ज़्यादा रहता है, समझ गए। अब एक गर्भ अवस्था के स्टार्टिंग में शुरुआती में लग गया, तो अब उसके बाद जो दूसरा टीका टीटी का लगाएंगे वह टिटनस 1 के, मतलब इसके लगने के 1 माह के बाद लगाएंगे, समझ गए। अब ऐसा नहीं है कि एक टीटी लगा दिए फिर दूसरा टीटी 15 दिन के बाद ही लगा देंगे, नहीं, एक के लगने के बाद टिटनस के एक TT1 के 1 महीने के बाद जो है दूसरा लगेगा, समझ गए। तो यह TT2 हो जाएगा जो 1 महीने के बाद लगेगा, और बाकी सब चीज़ वही रहेगा, मात्रा ये इतना ही दिया जाएगा, IM के द्वारा ही, टिटनस टॉक्साइड के द्वारा ही। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, कहेगा कि टिटनस टॉक्साइड जो है 1 लगने के कितने दिनों के बाद टिटनस 2 जो है लगता है, तो 1 महीने के बाद, समझ गए। मान गए प्रेगनेंसी के 3 महीना हो गया, समझ गए, 3 महीना हो गया। अब 3 महीना हो गया तो 3 महीना पर एक पहला लग रहा है, समझ गए, प्रेगनेंसी होने के,
तो 1 महीना तीसरे महीना पर ये लग गया, तो अब जो दूसरा टीका लगेगा वह 4 महीना के बाद लगेगा, क्योंकि 1 महीना के बाद लगना है दूसरा। समझ गए ना? का कितना मात्रा देना है? 0.5 ml IM के द्वारा, और टीटी रोग से, टिटनस रोग से यह बचाता है। समझ गए? तो ये हो गया प्रेगनेंसी के लिए। अब एक आता है यहाँ पे बूस्टर डोज भी इसका आता है। समझ गए? टीटी का बूस्टर डोज भी आता है। तो वो आपका जो है बूस्टर डोज वाला जो बातें हैं वो आपके जो है नया जो आपका सबसे लेटेस्ट जो आता है उसमें दिया गया है। समझ गए? बाकी इतना समझ लीजिए, TT1 TT2 जो है गर्भवती महिलाओं के लिए है। तो ये आपका हो गया गर्भवती महिलाओं के लिए। अब आगे हम चलते हैं बच्चों के लिए। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए समझना कितना आसान है। गर्भवती महिला के लिए समझ गए। अब इसी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आपको भी इसी तरीक़ा से बच्चा के शुरू करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा बच्चों यानी शिशु के लिए। समझ गए? शिशु के लिए। तो शिशु के लिए चूँकि हम जानते हैं शिशु का उम्र जो है 1 से कितना 0 से 1 वर्ष का बीच इन्फेंट होता है, शिशु होता है। समझ गए ना? तो 1 से 0 से 1 वर्ष भी आपसे जो है टीकाकरण में पूछ देगा। तो 0 से 1 वर्ष कहाँ से बनाएंगे? जन्म से। समझ गए? अब देखिए जन्म के समय एट ए बर्थ टाइम बच्चे में कौन कौन सा टीका लगता है ध्यान में रखिएगा। BCG का लगता है, OPV, समझ गए, ओरल पोलियो वैक्सीन, और हेपेटाइटिस B। यह 3 टीका होता है जो जन्म एट ए बर्थ टाइम दिया जाता है। समझ गए ना? तो एट ए बर्थ टाइम जो होता है आपके सामने में है, देख लीजिए। एट ए बर्थ टाइम जो टीका दिया जाता है वह 3 है, BCG, OPV और हेपेटाइटिस B, यानी बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस B। जन्म जैसे ही बच्चा लेता है ये तीनों टीका देनी चाहिए। अब रही बात मात्रा की, तो माय डियर BCG का जो मात्रा होगा वह 0.05 ml होता है। समझ गए? जन्म के समय इतना दिया जाता है एक बच्चे में, तो यह मात्रा याद रखिएगा। बाकी कहीं भी आपको जो है 0.5 ml ही लिखना है। समझ गए? दूसरे टीका में जैसे देख लीजिए OPV है तो पोलियो है तो भाई तो इसको तो बूंद में दिया जाता है, तो यह जो है 2 बूंद होगा, और बाकी जो है हेपेटाइटिस B का 0.5 ml दिया जाता है। समझ गए? और ये जो हमारा BCG होता है ID इंट्राडर्मल मार्ग से दिया जाता है। समझ गए? और पोलियो का जो है 2 बूंद मुंह से पिलाया जाता है तो ओरल होगा, और बाकी हेपेटाइटिस B जो है मांस में IM में दिया जाता है। ठीक है? तो ये हो गया BCG TB के लिए होता है, और OPV पोलियो से बचाता है, और हेपेटाइटिस B जो है हेपेटाइटिस से बचाता है। तो रोग के तो आपको पता ही होगा, आप ये भी चीज़ को समझ गए। ठीक है? अब जन्म के समय यानी 0 ईयर पर ये सब दिया जाता है, इसको आप लोग समझ गए। आगे है 6, 10, 14। देखिए अब ये जो टीका होता है ना, मैं आपको अभी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। 6, 10, 14 ये चीज़ को याद रखिए। 6 सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14 सप्ताह, छठा, 10वां, 14 सप्ताह। समझ गए? सब में एक जैसे होगा। समझ रहे चीज़ों को? सब में एक जैसे होगा। 6वें सप्ताह जन्म के समय एक पड़ जाएगा, तो उसके बाद अब कब पड़ेगा? 6वें सप्ताह यानी 1.5 महीने पर। 6वां के बाद कब पड़ेगा? 10वें सप्ताह। 10वें के बाद कब पड़ेगा? 14वें सप्ताह। मतलब इसमें भी 4 का डिफरेंस, इसमें भी 4 का डिफरेंस। 6, 10, 14 ऐसे याद रखिएगा सप्ताह में। ठीक है? जन्म के बाद तो आप देखिए 6ठे सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14वें सप्ताह में जब जाता है ना, तो ये जो BCG, OPV और हेपेटाइटिस B जो पड़ा है, यह जो है आपका 1, 2 और 3 करके आ जाता है। समझ गए? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर 0 शुरू करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे सीधा सीधा ये सब नाम था। अब उसके बाद 6ठे सप्ताह में आया तो 1 नाम पड़ गया। समझ गए? 10वें में आया तो 2 नाम पड़ गया, 14वें में आया तो 3 नाम पड़ गया। समझ रहे ना हम क्या कर रहे हैं? समझ रहे चीज़ों को? जी। तो देखिए अगर जन्म के समय अगर किसी को BCG का टीका अगर नहीं दिया गया हो माय डियर, मान गए भूल से या किसी कारण से अगर जन्म के समय BCG का टीका किसी बच्चे में अगर नहीं दिया गया हो, तो BCG का टीका हम 6वें सप्ताह में देते हैं, और वह जो है 0.1 ml होता है। अगर हम 24 घंटे के अंदर कभी भी बर्थ के समय टीका BCG का नहीं दिए है ना, तो आगे हम कभी भी 1 साल के अंदर में BCG का टीका दे सकते हैं, और 1 साल के अंदर में कभी भी देते हैं तो वह 0.1 ml देते हैं। समझ गए? लेकिन अगर जन्म के समय देते हैं तो 0.05 ml देते हैं। इसका ध्यान में रखिएगा। ठीक है? तो यही चीज़ें यहाँ पे कहता है BCG यदि जन्म के समय नहीं दी गई हो तो BCG अब 6वें सप्ताह पर दे सकते हैं, या फिर 10वें सप्ताह पर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान में रखेंगे कि आगे नहीं दिया गया हो, पहले नहीं दिया गया हो कभी। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे BCG अगर मान गए दे दिया गया हो इतना तो ठीक ही है। अगर नहीं दिया गया हो तो 6ठे सप्ताह में हम दे सकते हैं, और उसका मात्रा जो है बढ़ जाएगा। 0.05 ml से बढ़कर 0.1 ml हो जाता है। बाकी रूट यही है, बीमारी वही है। समझ गए? सिर्फ चेंज
चेंज होता है आपके इसी डोज में। ओके, अब रह गई सब चीज़ एक समान है, सब चीज़, सिर्फ बढ़ क्या जाता है 6वें सप्ताह से डीपीटी का एक वैक्सीन इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, एक जो है आपके डीपीटी का वैक्सीन जो है आपके इंक्लूड हो जाता है। ओके, डीपीटी का वैक्सीन जानते हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, तीनों का एक साथ जो है टीका लगता है। अब यहाँ पे डीपीटी 1 है, ओपीवी 1 है, हेपेटाइटिस बी 1 है, क्योंकि यहाँ पे 0 वाला लग चुका है तो यहाँ पे 1 से ही शुरू होगा। ठीक है ना, बाकी यहाँ पे ध्यान से दीजिए कि सिर्फ जो पीने वाला है वह 2 बूंद होगा, बाकी जो इंजेक्शन के रूप में है उसका सब का मात्रा 0.5 ml होगा, सिर्फ बीसीजी का छोड़कर। समझ गए, बीसीजी का छोड़कर बाकी सब का मात्रा 0.5 ml है। समझ गए, ध्यान दीजिएगा क्योंकि बीसीजी का अलग डोज है। ओके, तो देख लीजिए यहाँ भी जो है आपका हेपेटाइटिस का 0.5 ml था, यहाँ भी हेपेटाइटिस और डीपीटी का 0.5 ml है। ठीक है, बाकी मार्ग भी यहाँ पे वही है, आईएम है, तो मार्ग भी जो है आपको टेंशन नहीं लेना है, मार्ग आईएम भी है, डोज में भी 0.5 ml 0.5 ml है। समझ गए, बीमारी क्या चीज़ से बचाता है पता है। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, ये चीज़ को समझिए, जन्म के समय जो है बीसीजी लगता है, समझ गए, ओपी भी लगता है, समझ गए, और हेपेटाइटिस बी लगता है। लेकिन जैसे ही 6ठे सप्ताह में जाते हैं तो 6ठे सप्ताह में अगर बीसीजी नहीं जन्म के समय दिया गया हो तो 6ठे सप्ताह में बीसीजी देंगे, वहाँ पे डोज जो है 1 ml हो जाता है। ठीक है, और रही बात अब जो एक नया वैक्सीन 6ठे सप्ताह में आता है वह डीपीटी हो जाएगा, और बाकी के जो ऊपर सब दिए हैं वह भी सब रहता है, तो 1 करके आ जाता है। फिर जब 10वें सप्ताह में चलेंगे तो सारा चीज़ सेम रहता है, बस इसको 2 कर देना है। 14वें सप्ताह में जाएंगे तो इसको 3 कर देना है, बाकी जो है आपका डोज वूज सब जो है रूट सब यही रहता है। समझ गए ना, तो ये चीज़ समझ गए कि जन्म के समय, फिर उसके बाद 6ठे, फिर 10वें, फिर 14वें सप्ताह, बाकी कौन कौन सा वैक्सीन दिया गया है। 6ठे जन्म के समय आता है ना, तो 6ठे सप्ताह में जो जाता है वैक्सीन तो वहाँ पे एक नए वैक्सीन डीपीटी आ जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी सब जन्म के समय वाला ही रहेगा, और सब में 1 कर देना है 6ठे में। 10वें में जाएंगे तो 2 कर देना है। ठीक है, 14वें में जाएंगे तो थर्ड कर देना है सब में। बाकी डोज सब में एक ही रहेगा, रूट एक ही रहेगा, बीमारी से बचाएगा तो एक ही रहेगा। समझ गए ना, तो ये सारा चीज़ें है। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को, हमारे बात को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आपको 14 सप्ताह तक समझा चुके हैं। समझ गए, तो 14 सप्ताह के बाद जो है अब सीधा कब लगेगा, 9वें माह में। अब आपको पता होगा, समझ गए, 9वें माह से लेकर हम जो है 9वें माह से लेकर जो है आप इस चीज़ को समझिए, जो 9वें माह में जो होता है, 9वें माह में खसरे का टीका, जिसको मिजल्स कहते हैं, खसरे का टीका लगता है। समझ गए, 9वें माह पर, और उसके साथ में एक और आ जाता है विटामिन ए का घोल। समझ गए, 9वें माह में जो खसरे का टीका लगता है, डोज तो उसका वही होता है 0.5 ml। समझ गया, 0.5 ml, चूँकि यह एक इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, तो इंजेक्शन वाला जितना है ना, सिर्फ बीसीजी के छोड़ के बाकी सब का 0.5 ml आँख बंद करके लिख दीजिएगा। और बाकी पोलियो है तो पीने वाला ही है, तो उसका तो 2 बूंद है ही। समझ गए ना, तो खसरे का टीका 0.5 ml, और बाकी यह सब क्यूटेनियस माध्यम से दिया जाता है, आपको पता है, यह मिजल्स से बचाता है। समझ गए, विटामिन ए का घोल ही 9वें महीना में या 1 लाख यूनिट दिया जाता है, और मुंह के द्वारा यह दिया जाता है, ओरल द्वारा। समझ गए ना, विटामिन ए की कमी से होने वाले बीमारियों को बचाता है। ठीक है, तो यह 9वें महीना पर क्या याद रखिएगा, 14वें सप्ताह के बाद सीधे क्या लिखिएगा, 9वां माह, 9वें माह के समय पर, 9वें माह में खसरे का टीका और विटामिन ए का टीका। कितना डोज, 0.5 ml, 1 लाख यूनिट 9वें माह पर। यह सब क्यूटेनियस माध्यम से दिया जाता है, यह मुँह से दिया जाता है। ओके, अब 9वें माह के सीधा बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पे, 15वां माह, तथा उसके बाद 6 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक 6 माह पर। अब माय डियर होता यह है कि 9वें माह के बाद जो है सीधा हम क्या कब देते हैं, 15वें माह। ठीक है, 15 माह से लेकर 6 वर्ष तक जो है प्रत्येक 6 महीने पर, समझ गए, प्रत्येक 6 महीने पर जो है क्या किया जाता है, विटामिन ए का घोल देते रहता है। समझ गए, एक तो 9वें माह में पड़ जाएगा 1 लाख यूनिट। समझ गए ना, विटामिन ए का घोल। अब इसके बाद 9 माह के बाद 6 महीने के बाद 15 महीने के जब उम्र हो जाएगा, 15 महीने पर, तो एक जो है आपका 2 लाख यूनिट विटामिन ए का घोल पड़ जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। उसके बाद
6 वर्ष तक प्रत्येक 6-6 महीने पर जो है आपको क्या होगा, यह घोल पड़ते रहेगा। समझ गए ना? तो वही लिखा गया है, एक तो 15 माह तथा उसके बाद 6 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक 6-6 माह पर यह चीज़ें जो है विटामिन ए का घोल 2-2 लाख जो है यूनिट में मिलता रहेगा। ओके, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे आता है मेरा 16 से 24 माह, ये तो आप समझ गए। अब आता है मेरा 16 से 24 माह। 16 से 24 माह का एज पर समझ गए ना, ये चीज़ को ध्यान में रखिए। 16 से 24 माह का जब बच्चे का एज होगा तो वहाँ पे क्या लगता है, डीपीटी बूस्टर, ओपीवी बूस्टर। समझ गए, डीपीटी बूस्टर और ओपीवी बूस्टर। क्योंकि हम लोग देखे हैं डीपीटी का जो है डोज 0.5 ml है तो वही रहेगा, आईएम के माध्यम से तो वही रहेगा, रोग बचाता है इन रोगों से तो यही रहेगा। समझ गए, ओपीवी बूस्टर है तो यह जो है पोलियो है, 2 बूंद मुंह द्वारा पोलियो रोग से। तो 16 से 24 माह के एज पर जो है आपके बूस्टर डोज लगता है, याद रखिएगा किसका, डीपीटी का, ओपीवी का। ओके, आगे चलिए। अब आता है 5वें वर्ष। 5वें वर्ष पर माय डियर जो है वह डीटी का टीका लगता है। समझ गए, यहाँ पे पी हट जाता है, सिर्फ डीटी रहता है। समझ गए ना, डीटी रहता है 5वें वर्ष पर, और यह जो है आपको 0.5 ml होता है, और यह जो है आईएम माध्यम से दिया जाता है, और जो है यह डिप्थीरिया और टिटनेस से बचाता है। समझ गए, क्योंकि डीपीटी हमको पता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, तो इसमें से पी हट गया तो डिप्थीरिया और टिटनेस ही सिर्फ न रहेगा, तो बाकी हम लोग जानते हैं डीपीटी का टीका जो है 0.5 ml आईएम मार्ग से देते हैं। ओके, चलिए 5 वर्ष हो गया। अगर आपसे सिर्फ 0 से 5 वर्ष पूछेगा तो यहीं तक बनाना है, 5 तक ही। 10 तक पूछेगा तो सिर्फ 10 तक ही बनाना है, अगर कंप्लीट पूछेगा तो 16 तक बना देना है। समझ गए, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए ये चीज़ हो गया। 5 वर्ष हो गया डीटी का टीका। 10वें वर्ष पर टीटी का टीका मिलता है, और यह 0.5 ml होता है, आईएम माध्यम से मिलता है, और यह टिटनस टॉक्साइड होता है। समझ गए, और 16वें वर्ष पर यह टीटी का टीका ही मिलता है, 0.5 ml होता है, यहाँ पे आईएम होगा, और यह जो है टिटनस टॉक्साइड होता है। तो ये चीज़ को समझना बड़ी आसान है। सबसे पहले आप एज याद रखिए, यह एज याद रखिए, ठीक है। एज अगर आपको याद है माय डियर तो आप बड़ी ही आसानी से काम को कर सकते हैं। मैंने पहले बताया, पहले 2 प्रेग्नेंट वोमेन के लिए टिटनस का पड़ता है। समझ गए, डोज वही है 0.5 ml और आईएम में, ठीक है। उसके बाद शिशु के लिए, बच्चे के लिए स्टार्ट करेंगे तो जन्म के समय 3 टीका, बीसीजी, ओपीवी, ठीक है, बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी, ये जन्म के समय। उसके बाद जन्म के बाद हम लोग चलते हैं 6ठे सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14वें सप्ताह, ठीक है, 3 है। तो यहाँ पे एक आ जाता है आपका डीपीटी, नया वैक्सीन आ जाता है, जो कि हम लोग 0 दे चुके हैं ऊपर में, तो यह 1 से शुरू होता है। हेपेटाइटिस बी भी 1 होगा, ओपीवी भी 1 होगा। समझ गए ना, तो यह सब 1-1 हो जाएगा। और एक अगर बीसीजी पहले नहीं जन्म के समय दिया गया हो तो यहाँ पे दिया जाएगा, और वहाँ पे डोज 0.1 ml हो जाता है, ऊपर वाला से बढ़ जाता है। तो 6ठे सप्ताह पर ये हो गया। फिर आगे हम लोग चलते हैं, तो फिर आगे क्या होगा, चूँकि यहाँ पे 1-1 हो गया तो यहाँ पे यही वैक्सीन सब 2-2 जो है दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे जो 14वें सप्ताह तो यही वैक्सीन सब 3-3 थर्ड जनरेशन के तौर पर हो जाएगा। बाकी डोज रूट सब तो यही होगा, ठीक है। अब 14 तक हम दे देंगे तो हम जानते हैं कि 9वें माह पर मीजल्स, खसरा का और विटामिन ए का दिया जाएगा। खसरा का डोज होगा 0.5 ml ही होगा। सब क्यूटेनियस मार्ग, सिर्फ मार्ग चेंज हो जाएगा, वह सब क्यूटेनियस हो जाएगा। समझ गए, बाकी विटामिन ए है तो यह 1 लाख है। समझ गए, चलिए अब 9वें माह है तो उस 9वें माह के बाद हम लोग सीधे चलेंगे 15वें माह, तथा 15 से लेकर 6 वर्ष तक प्रत्येक 6-6 माह पर विटामिन ए का घोल दिया जाएगा। तो उसको जो है इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अब हम लोग 15 माह के बाद चलेंगे 16 से 24 माह में 2 चीज़ का बूस्टर डोज लगता है, एक डीपीटी का और एक ओपीवी का। समझ गए, एक डीपीटी का बूस्टर लगता है और एक ओपीवी का बूस्टर लगता है। कब, 16 से 24 माह में बच्चे को। समझ गए, और यह डीपीटी का बूस्टर होता है, आप जानते हैं 0.5 ml आईएम द्वारा, और रोग से बचाता है, इन रोगों से। ओपीवी है तो आपको पता है ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद मुंह द्वारा पोलियो से बचाता है। अब 16 से 24 माह याद रख लिए तो अब झंझट हो गया ख़त्म। अब सिर्फ एक बचता है 5 वर्ष, 10 वर्ष और 16 वर्ष। 5 वर्ष में है डीटी का टीका, यहाँ से डीपीटी में पी हट जाता है, सिर्फ जो है डिप्थीरिया, टिटनेस का लगता है, और यह आईएम के माध्यम से ही है, डोज उतना ही है 0.5 ml ही।
ओके। 10 वर्ष की बात किया जाए माय डियर तो टीटी का ही, 16 वर्ष में बात किया जाए तो टीटी का ही लगता है। और यह 5 ml IM टिटनस टॉक्साइड और यहाँ पे आपका कंप्लीट इम्यूनाइजेशन समाप्त होता है। तो जो लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, अगर इस चीज़ को पकड़ लेंगे तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं या आपके एग्ज़ाम में इससे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो आराम से पकड़ सकते। अब देखिए आपसे पूछ देगा कि किस उम्र पर जो है डीपीटी का बूस्टर लगता है, तो देख लीजिए आपके सामने में है 16 से 24, ठीक है ना। आपसे पूछ देगा कि जो है टिटनस टॉक्साइड का जो है कितना जो है मतलब किस मार्क से देते हैं, तो IM मार्क से देते हैं। पूछ लेगा मीजल्स का किस मार्क से देते हैं, तो सबक्यूटेनियस मार्क से। तो ये चीज़ें को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, समझ गए। तो बाकी चलिए हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप लोग कितना समझे नहीं समझे हैं हमें तो पता नहीं, बट हम अपने तरीक़ा से पूरा कोशिश किए हैं आपको कि अच्छे से तरीक़ा से समझाया जाए ताकि आप इसे याद रखें, समझ गए ना। तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और एक बात और बता देते हैं आप लोग को, आपसे एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछा जाए वैसे ही प्रश्न का जवाब देना है। ऐसे नहीं है कि पूरा का पूरा छाप देना है एग्जाम में। अगर आपको जन्म से पूछे, जीरो से पूछे तो जन्म से ही बनाना है, अगर पूर्ण पूछे तब जो है प्रेग्नेंट वुमेन के लेकर चलना है। स्वागत करता हूं। तो आप सभी जितने भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आज मैं स्वागत करता हूं। आज मैं कॉमन क्वेश्चन लेकर आया हूं जो फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी है, ठीक है। तो आज है संडे, आप लोग का एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है। तो ऐसे में मैं एक वीडियो में आप लोग को वो सारी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो आपको फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी पूछा जाता है एग्जाम में और पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर वाले अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट ईयर वाले का ये जो क्वेश्चन सब मिलेगा ये आपके जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में मिलेगा और साथ में फंडामेंटल नर्सिंग में मिलेगा, ठीक है। वहीं पे बात किया जाए ये सारे क्वेश्चन जो है सेकेंड ईयर में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में मिलेंगे उनको, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ में मिलेंगे। तो आप लोग देखिए, चलिए समझने का कोशिश कीजिए। पहला देखिएगा PEM पूछा गया क्वेश्चन है 5 नंबर में और इस बार फर्स्ट ईयर में भी पूछ सकता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पहले PEM का फुल फॉर्म देखिए, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ठीक है। वैसा कुपोषण जिसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों का एक साथ मिश्रण होकर जो कुपोषण बनता है वो PEM कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, देख लीजिए। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, क्या होता है। यह वह चिकित्सीय स्थिति है जो प्रोटीन की कमी व ऊर्जा की अपर्याप्त के फलस्वरूप होती है। देखिए यह एक ऐसा कंडीशन होता है जब किसी को इस प्रकार का माल न्यूट्रिशन होता है ना, यानी कुपोषण, तो वैसे व्यक्तियों में आहार में या जो भी उसका पोषण है उसमें प्रोटीन और एनर्जी का दोनों का जो है आपको अपर्याप्त हो जाता है, कमी हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप जो कुपोषण होता है वो आपका जो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होता है, ठीक है। यह 2 प्रकार के होता है, एक होता है क्वाशक्योर और एक होता है मरासमस या सूखा रोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि क्वाशक्योर और मरासमस ये दोनों जो है आपका कुपोषण से ही रिलेटेड समस्या है। क्वाशक्योर में होता यह है कि प्रोटीन की कमी से आहार में पोषण में जो है आपको प्रोटीन की उपयुक्त नहीं हो पाता है, प्रोटीन के जो है उतना उचित मात्रा नहीं हो पाता है जितना चाहिए, जिसके कारण जो है यह बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ये रोग जो है 5 से 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों को जो है ज़्यादा ग्रसित करता है, क्योंकि इस समय बच्चे को ज़्यादा आवश्यक होता है शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्व अच्छा, जिसमें प्रोटीन उचित मात्रा में होना चाहिए, बट प्रोटीन जो है उचित मात्रा में नहीं होता है। तो वैसे स्थिति में जो कुपोषण होता है वो क्वाशक्योर होता है, समझ गए। वहीं पे बात कर ले मरासमस या सूखा रोग का, तो ये जो मरासमस या जो सूखा रोग होता है यह जो है आपके चाहे प्रोटीन हो, कैलोरी हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, यह जो है सभी चीज़ों को जो शरीर के लिए आवश्यक है वृद्धि और विकास के लिए, जैसे हो गया कैलोरी हो गया, प्रोटीन हो गया, ऊर्जा के लिए कैलोरी प्रोटीन, ठीक है, ये सभी चीज़ों, वसा, ये सब का कार्बोहाइड्रेट, ये सब का जो है सम्मिलित कमी जो होता है वो जो है मरासमस होता है। और क्वाशक्योर क्या होता है, प्रोटीन की कमी होता है। मरासमस क्या होता है, तो इसमें सभी चीज़ का कमी होता है, जैसे प्रोटीन, कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो इसमें ये सारी चीज़ें होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे देखिए PEM में और लिखना है, 2 लाइन आपको क्वाशक्योर और मरासमस के बारे में लिखना पड़ेगा, तब PEM का 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिएगा बालक के जन्म से किशोरावस्था तक उसका तीव्र काल होता है, बिल्कुल सही है। मतलब बालक जब जन्म लेता है और जब वह
एडल्ट किशोरावस्था में जाता है तो उस स्थिति में उसका जो काल जो समय होता है वह तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ता है। अतः इस अवस्था में उसे विभिन्न पोषक की अधिक आवश्यकता होती है। अतः इस जो है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक जो अवस्था होता है इसमें जो है तीव्र तरीके से वृद्धि और विकास होता है, चेंजेज होता है शरीर में। इसके लिए जो है विभिन्न पोषकों की अधिक आवश्यकता होती है। इस कारण जो है इसमें जो कमी होता है उससे जो है आपको ये PEM उपयुक्त होता है, ठीक है ना, PEM होता है। तो ये चीज़ें आप PEM के बारे में समझ गए। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, मरासमस या सूखा रोग क्या है, इसके कारण, लक्षण और प्रबंध बताना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी पूछ सकता है और सेकेंड ईयर में भी पूछा गया प्रश्न है मरासमस के बारे में। ठीक है, क्वाश की ओर भी पूछा। देख लीजिए मरासमस क्या होता है। मैं आपको पहले ही बताया कि मरासमस जो होता है यह आहार में जैसे आपको प्रोटीन, ठीक है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इस सब के कमी से जो है आपको मरासमस होता है। मरासमस कुपोषण का एक ऐसा प्रकार है, बिल्कुल सही है, जो अपर्याप्त कैलोरी उपभोग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। जो क्या होता है, अपर्याप्त कैलोरी मतलब शरीर को जो ऊर्जा मिलना चाहिए उसका जो उपभोग हमारे शरीर को जितना चाहिए उतना जो है नहीं मिलने के कारण जो है यह जो है क्या होता है कि मसल्स जो है इसका कमज़ोर हो जाता है, मांसपेशी शरीर का कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, त्वचा के जो वसा होता है यह जो है कमी होने लगता है और बालक जो है सूखा जो है महसूस करने लगता है। यह सामान्यतः प्रथम वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है तथा किशोरा अवस्था तक भी ये हो सकता है। तो मरासमस जो होता है व्यक्ति में गंभीर कुपोषण की स्थिति में व्यक्ति का जो है मांस जो होता है, मसल्स, पेशियाँ, उसमें जो है कमजोरी और साथ में जो है बालक जो है सूखा सूखा लगता है। इसीलिए इसे सूखा कहा जाता है क्योंकि इसके त्वचा में जो वसा होता है उस वसा में कमी आता है। चूँकि शरीर में अगर किसी को फैट नहीं रहेगा तो देखते हुए गाल पिचका रहता है, हड्डी दिखते रहेगा, तो ये जो है वसा के कमी से होता है। तो इस मरासमस में यही होता है कि शरीर सूखने लगता है, वसा हटने लगता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि मरासमस में जो है सभी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी से मरासमस होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है, फैट से भी, ठीक है, और प्रोटीन वगैरह सबके कमी से जो है मरासमस होता है। समझ गए। चलिए, यह जो है प्रथम वर्ष से लेकर और किशोरावस्था तक होता है। ठीक है, इसमें लक्षण क्या क्या होता है देख लीजिए। वजन में कमी, सबसे पहली बात है शरीर सूखने लगेगा तो वजन कम होगा। पेशीय एवं उपत्वचीय वसा की गंभीर क्षति के कारण त्वचा झुर्रिए पड़ना। आपके शरीर में अगर शरीर का जो त्वचा है, त्वचा के अंदर अगर वसा नहीं रहेगा पर्याप्त मात्रा में तो त्वचा क्या होगा, सूखी सूखी झुर्रीदार होने लगेगा। तो यही जो है आपका प्रॉब्लम होता है। साथ में मसल्स कमज़ोर हो जाता है, क्षितिज होने लगता है। ठीक है, गाल, आँख आदि धंस जाते हैं जिससे बंदर वृद्ध आदमी जैसे शक्ल हो जाता है। ठीक है, हड्डियों एवं अंगों को जोड़ दिखने लगते हैं, मतलब हड्डी दिखने लगता है शरीर में। ठीक है, ज़्यादातर जो पतले दुबले होते हैं उसको यही मरासमस की कमी होता है। पेट नौकाकार हो जाता है, मतलब पेट निकल जाता है, शरीर सूख जाता है। ठीक है, बालक चिड़चिड़ा होने लगता है। भूख हमेशा खाने के आतुर रहता है किंतु बाद में सुस्त रहता है तथा खाना बंद कर देता है। ठीक है, भूख तो लगता है परंतु भोजन नहीं कर पाता है। ठीक है, शरीर की उपापचय दर घटी हुई, शारीरिक तापमान व रक्तदाब समान से कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम जो है लक्षण दिखने लगते हैं मरासमस वाले को। ठीक है, त्वचा शुष्क व संक्रमण के लिए संवेदी हो जाता है जिससे संक्रमण भी हो जाते हैं। त्वचा का रंग भूरा, त्वचा सूखी एवं घुरीदार हो जाता है। ठीक है, तथा एनीमिया हो जाता है पेशेंट में, और त्वचा में पायोडर्मा जैसे संक्रमण हो सकते हैं। तो ये सब जो है लक्षण दिखता है। आप नॉर्मली जान लीजिए कि किसी को शरीर में अगर एनर्जी का, फैट का, ठीक है ना, प्रोटीन का, ये सब का कमी हो जाएगा, सभी पोषक चीज़ों का कमी हो जाएगा जो शरीर को चाहिए ऊर्जावान बनाने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए, हट्टे कट्ठे मोटे बनाने के लिए, उसमें जो है कमी होने से मरासमस होने लगता है। ठीक है, और ये जो है सूखा रोग होता है जिससे हड्डियाँ वगैरह दिखने लगता है, त्वचा झुर्रीदार हो जाता है। जो बाल है, बाल जो है आपका क्या हो जाएगा, चमक खत्म हो जाएगा, सुस्त होने लगेगा, पेट नौकाकार हो जाता है। तो ये सब लक्षण दिखता है मरासमस में। ओके, कारण क्या होता है, कारण देख लीजिए। तो ही चीज़ें हैं, अपर्याप्त स्तनपान, मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा से नहीं किया होगा बच्चा उसमें होगा। अपर्याप्त भोजन, अब स्तनपान के बाद अगर समय से भोजन अगर बच्चा नहीं शुरू किया है, जिसको हम लोग वीनिंग कहते हैं, तो वो नहीं किया है तो भी एक कारण होगा। लंबे समय तक पतला दूध एवं पतला आहार लेना, अगर लंबे समय तक अगर कोई जल का ही या दूध का ही या कोई पतले ऐसे चीज़ों का सेवन करेगा और भोजन में और चीज़ें शामिल नहीं करेगा तो ये मरासमस हो सकता है। ठीक है,
अंधविश्वास या अज्ञानता के कारण समय पर बीनिंग शुरू नहीं करना एवं कम मात्रा में देना। अगर आपके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, अंधविश्वास में पड़े हैं, और बीनिंग मतलब होता है कि स्तनपान के साथ में ऊपर से दिया जाने वाला जो है आहार, शुरू करने वाला आहार, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें नहीं हो पाएगा तो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि स्तनपान हमेशा जो है पर्याप्त नहीं हो पाता है, ठीक है। दीर्घावधि से टीबी है, निमोनिया है, दस्त है, उल्टी है, मिजल्स है आदि बीमारी जो है पेशेंट में होगा तो मरासमस जो है आपके होने का बहुत ज़्यादा चांसेज होता है। ये सब जो है कारण होता है। जन्मजात बीमारियां जिसके कारण बालक का पर्याप्त भोजन न लगने पाना, जैसे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, पाइलोरिक स्टेनोसिस, हर्निया, हाइड्रोसिफिलिस, ये सब जो है बच्चे में जन्मजात रोग है जिसके कारण बच्चे में जो है हो सकता है भोजन न लगे, ठीक है, जो खाए वो न पचे। साथ में कोई भोजन से एलर्जी भी हो सकता है और उपरोक्त कारकों के कारण बालक को उसकी उम्र के अनुसार उपयुक्त ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। और ऊपर में जितने कारण देखे हैं उसमें से जो है समय के अनुसार बच्चे को ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाता है जिसके कारण बच्चे में मरासमस हो जाता है। अब आप लोग को लिखना पड़ेगा प्रबंध का लक्षण कारण तो देख लिए, अब प्रबंध लिखना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे प्रबंध करेंगे जिससे बच्चा जो है मरासमस से दूर हो जाए। और मरासमस से दूर कब होगा? जब उसको फैट मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, ठीक है, उसके बाद जो है उसे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ये सारे चीज़ें भोजन या कोई भी चीज़ के माध्यम से मिलने लगेगा तो बच्चा जो है हिष्ट पुष्ट होगा तो मरासमस खत्म हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से जो है आप लोग प्रबंध लिखेंगे, नर्सिंग प्रबंध लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रबंध नहीं बताया हूँ, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वास्कियोर भी बहुत पूछता है। क्वास्कियोर को परिभाषित करें, कारण, लक्षण और प्रबंध, इसका भी पूछता है, ठीक है। देख लीजिए ये सब क्वेश्चन अच्छा है। बालक में भोजन में प्रोटीन की न्यूनता जिसके साथ कैलोरी न्यूनता भी जुड़ा होता है को क्वास्कियोर कहते हैं। सामान्यतः यह 6 माह से जो है 5 वर्ष की आयु के मध्य प्रकट होती है। देखिए क्वास्कियोर जो होता है तो ये जो होता है ना, ये क्वास्कियोर जो रोग होता है ये बच्चे में जो है क्या होता है कि प्रथम वर्ष से लेकर यानी 6 माह से लेकर 5 वर्ष के आयु में प्रकट होता है। और क्वास्कियोर उसके होता है जिसको शरीर में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा लैक हो जाता है, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी होने से क्वास्कियोर रोग होता है, ठीक है। ऊर्जा तो मिलता है, ठीक है ना। क्वास्कियोर में होता यह है कि ऊर्जा तो मिल रहा होता है, भले ही न्यूनता मिले लेकिन कैलोरी मिलते रहता है, बट जो है प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है जिसके कारण बच्चे में क्वास्कियोर हो जाता है, समझ गए। लक्षण क्या होता है देख लीजिए यहाँ पे, बालक सुस्त, अनमन, चिड़चिड़ा, कम सक्रिय एवं कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ें हैं यहाँ पे, बच्चा भी सुस्त पड़ जाएगा, अनमन, चिड़चिड़ा, मतलब जो आप क्वास्कियोर में देखे हैं ना मरासमस में कारण लक्षण, उसी चीज़ को आप यहाँ भी लिख दीजिएगा तो जो है आपका चल जाएगा। लेकिन मरासमस में थोड़ा वो सूखी रोग है तो इसलिए उसमें शरीर का चमक ख़त्म हो जाएगा, उसमें सूखा सूखा चीज़ सब दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जो है वैसा बात नहीं है, यहाँ पे एनर्जी मिलते रहता है बट प्रोटीन का थोड़ा कमी हो जाता है, ठीक है। क्वास्कियोर में देखिए बालक सुस्त, अनमन, ठीक है, चिड़चिड़ा, कम सक्रिय, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। ऊर्जा नहीं, प्रोटीन नहीं मिलेगा, कमज़ोर हो ही जाएगा। पूरे शरीर में सूजन हो जाएगा, आँखों के पलकों, पेट, पैरों आदि में आ सकती है या किसी स्थान पर हो सकता है, मतलब शरीर के विभिन्न भागों में सूजन हो सकता है, ठीक है। शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी, जैसे पेशीय तंत्र, मसल स्टोन में कमी आएगा, पेशीय क्षय होगा आदि पाए जाते हैं, मतलब मसल्स का प्रॉब्लम यहाँ भी होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है बाल पतले, भूरे और गिरने लगेगा, किसी को प्रोटीन का कमी होगा तो बाल भूरे और जो है उसको गिरने लगेंगे, ठीक है। सीरम में एल्बुमिन की कमी से हाइपो एल्बुमिनिया हो जाएगा, सीरम में, ब्लड सीरम में एल्बुमिन की कमी हो सकता है, ठीक है ना, जिससे हाइपो एल्बुमिनिया हो सकता है। और ज़्यादा हृदय और यकृत वशीय परिवर्तनों के कारण बढ़ जाते हैं, ठीक है। हिपैटो एंड कार्डियोमेगली, हृदय और यकृत जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बालक कमज़ोर हो जाता है जिसमें बच्चे में अनेक संक्रमण हो सकते हैं, डायरिया, उल्टी, खसरा, निमोनिया, विटामिन की कमी, एनीमिया इत्यादि, जो कि ऊपर भी आप लोग ये सब देखे हैं मरासमस वाला में। तो मरासमस और क्वास्कियोर का सिर्फ परिभाषा में डिफरेंस है, परिभाषा में जान जाएंगे तो बाकी इसका लक्षण और कारण आप लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसका कारण देख लीजिए यहाँ पे, बालक को लंबे समय तक केवल स्तनपान करवाना व समय पर बीनिंग शुरू नहीं करना, ये चीज़ें ऊपर भी था कि लंबे समय से अपर्याप्त स्तनपान होना, और यहाँ पे है कि ज़्यादा देर तक स्तनपान कराना ही, साथ में बीनिंग नहीं शुरू करना, मतलब ऊपर से कोई आहार नहीं देना, एक कारण बनता है क्वास्कियोर का।
अज्ञान एवं अंधविश्वास के कारण देर से बीनिंग एवं भोजन में केवल कार्बोहाइड्रेट देना, जिससे खाने में प्रोटीन की कमी हो जाती है। यहाँ पे एक कारण ये भी होता है कि आपको जो है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाला ही भोजन देना, प्रोटीन वाला जो है आहार नहीं देना, ये भी कारण बनता है। ठीक है, जिसके कारण ऊर्जा तो मिलता है बट प्रोटीन का कमी हो जाता है। आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण प्रोटीन की अनुपलब्धता। अब आप लोग को पता है कि मीट, मछली, अंडे, ठीक है ना, इस समय प्रोटीन, दूध, इस समय प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सब महंगे चीज़ भी है, तो जिसको अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उससे प्रोटीन का जो है कमी होता भी है। ठीक है, जिससे गरीब इलाकों में देखते भी होंगे गाँव घर में बच्चे को बार बार संक्रमण तथा कृमि जंतु बाधा होना, मतलब पेट में कीड़ा होना और बार बार संक्रमण होना एक क्वाशकियोर का एक कारण बनता है। ठीक है, भावनात्मक असुरक्षा भी इसका एक कारण बनता है। ठीक है, लक्षण कारण देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो देखिए, क्वाशकियोर के ट्रीटमेंट में संतुलित आहार ले, जिसमें क्या हो, क्वाशकियोर भी, जिसमें प्रोटीन भी हो, ऊर्जा भी हो, फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, सब चीज़ हो, वैसा परिपूर्ण और संतुलित आहार लेना चाहिए। ठीक है, साथ में संक्रमण पर नियंत्रण करने का उपचार करना चाहिए कि अगर किसी को कमजोरी हो क्वाशकियोर से तो उसको संक्रमण अटैक ना करे, इसके लिए उस पर नियंत्रण करे। तो ये जो है फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी हेल्थ में। चलिए देख लेते हैं अंडर 5 क्लिनिक क्या होता है। देख लीजिए, नाम से स्पष्ट है, अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक 5 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। अब क्लिनिक है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य देखभाल से ही रिलेटेड होगा। तो अंडर 5 क्लिनिक जो होता है ना, ये 5 वर्ष तक के बच्चों को देखभाल से रिलेटेड होता है। चीज़ें समझ गए? चलिए, उसके बाद देखिए, इस क्लिनिक के द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों को नैदानिक, उपचारात्मक और रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। अब इस क्लिनिक में किस प्रकार के जो है बच्चे को स्वास्थ्य देखभाल किया जाता है, तो इसमें 5 वर्ष तक के बच्चों को नैदानिक, थेरेपेटिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक और एक्यूरेटी जो है आपका प्रिवेंटिव, ठीक है ना, देख लीजिए, डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक और प्रिवेंटिव, इस प्रकार के जो है आपका नैदानिक, उपचारात्मक और रक्षात्मक, ये 3 प्रकार के सेवा जो है इस अंडर 5 क्लिनिक में 5 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। समझ गए? चलिए, इसमें और चीज़ देखिए, 5 नंबर में पूछता है 5 वर्ष तक के बच्चे निर्बल समूह के माने जाते हैं। जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं बिल्कुल निर्बल समूह के होते हैं। 5 वर्ष तक के बच्चे में क्या उसमें बल होगा, क्या उसमें मजबूती होगा, तो वो निर्बल ही होता है। इनमें बीमारी होने की संभावना तुलनात्मक अधिक होता है। इसमें बीमारी जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं या निर्बल समूह के होते हैं, इसमें उतना बल मजबूत नहीं होता है जो बीमारियों से लड़ सके। तो इसमें बीमारी होने की संभावना तुलनात्मक रूप से दूसरे एज के व्यक्तियों से अधिक होता है। ठीक है, जिसके कारण कई बार बच्चों की मृत्यु तक भी हो जाती है। जिसके कारण कई बार जो है मृत्यु तक भी हो जाती है। 5 वर्ष तक की आयु वृद्धि एवं विकास की उम्र होती है। देखिए, यह अंडर 5 क्लिनिक जो होता है ना, यह अंडर 5 क्लिनिक 5 वर्ष तक के बच्चों को देखभाल से रिलेटेड है, जहाँ पे उपचारात्मक, निदानात्मक और रक्षात्मक 3 प्रकार के सेवा जो है प्रदान किया जाता है। 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो निर्बल समूह के होते हैं। क्यों? और इस निर्बल होने के कारण बच्चे में जो है तुलनात्मक रूप से बीमारी होने की संभावना अधिक होती है, जिसके कारण कई बार बच्चों में मृत्यु भी हो जाती है। 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उसमें वृद्धि और विकास की उम्र जो है होती है। इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा वृद्धि और विकास करते हैं। अंडर 5 क्लिनिक द्वारा इस उम्र के समूह के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर उनमें इन जानलेवा बीमारियों को रोकथाम की जाती है। और ये जो 5 वर्ष का जो अंडर 5 क्लिनिक है, यहाँ पे उसी 5 वर्ष के जो निर्बल समूह के बच्चे हैं, जिसको बीमारी होने की संभावना अधिक है, जो मृत्यु भी हो सकता है, तो ऐसे बच्चों को, समूहों को अंडर 5 क्लिनिक में सेवा प्रदान किया जाता है स्वास्थ्य का, और उन जानलेवा बीमारियों से बचाने का रोकथाम किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, कहता है तथा अंडर 5 क्लिनिक बच्चों के उचित शारीरिक और मानसिक विकास के सहायक है। अब जो अंडर 5 क्लिनिक होता है, यहाँ पे बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता करता है। ठीक है, अंडर 5 क्लिनिक को एक त्रिकोणीय चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अंडर 5 जो क्लिनिक होता है, इसे हम एक इस प्रकार के त्रिकोणीय चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अंडर 5 क्लिनिकों द्वारा निम्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो अंडर 5 के बारे में समझ गए, क्लिनिक के बारे में। अब देखिए, यही आपका जो है, देख लीजिए, यही तीर का निशानी है, जिसको जो है ये बच्चे में क्या करता है, ये अंडर 5 क्लिनिक का क्या है, चिन्ह है, प्रदर्शित करता है। देख लीजिए,
एक आपको इसी प्रकार से एग्जाम में अगर पूछेगा अंडर 5 क्लिनिक, तो ऐसा ही एक जो है आपको ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल शेप, ठीक है। और ट्रायंगल शेप बनाने के साथ में ऐसे बना देना है और इस पर आपको लिख देना है, इस लाइन को दर्शा देना है स्वास्थ्य शिक्षा। क्या चीज़? स्वास्थ्य शिक्षा बाहर में देना है। अब इस ट्रायंगल को जो है आपको क्या करना है, इसमें भी एक नीचे की तरफ ट्रायंगल आपको ऐसे जो है ए बना देना है, ठीक है ना। इसके अंदर एक और ट्रायंगल बना देना है, ठीक है। आधार को ऊपर करके शीर्ष को नीचे कर देना है, बीच में जो ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो गया। अब सब पार्ट सब में बन गया, एक पार्ट ए हो 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 गया, ठीक है। अब इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें लिखेंगे रुग्णता में देखभाल। ऊपर वाला पार्ट में रुग्णता में देखभाल। जो बीच वाला पार्ट है त्रिकोण वाला, त्रिकोण के अंदर जो त्रिकोण है इसके बीच में परिवार नियोजन लिखेंगे, ठीक है। इस साइड के जो लेफ्ट साइड वाला कॉर्नर है, इस साइड में वृद्धि निगरानी करना है, इसमें वृद्धि निगरानी लिखेंगे। और लेफ्ट साइड वाला में वृद्धि निगरानी हो गया, राइट साइड वाला में निरोधक देखभाल हो गया और बाहर में स्वास्थ्य शिक्षा हो गया। तो ये जो चीज़ें है आपका हो गया क्या चीज़, ये ही प्रदर्शित हो गया। मेन चीज़ है, बनाइएगा जरूर। यही चीज़ें मैंने बताया। ऊपर में रुग्णता का देखभाल, उसके बाद राइट साइड में निरोधक का देखभाल, उसके बाद लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर है वृद्धि का मॉनिटर करना, बीच में परिवार नियोजन का सेवा और पांचवा है स्वास्थ्य शिक्षा का सेवा। तो ये 5 जो है सेवा प्रदान किया जाता है इसी चाइल्ड है इसी अंडर 5 क्लिनिक में। समझ गए?